हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बड़े होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सांगा का चैप्टर 274 को। एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं। रयू हानविन के ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। इसके वजह से रयू हानविन एकदम शॉक हो जाता है और अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें इस अटैक का इम्पैक्ट दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हर जगह बैगनी कलर की रोशनी रोशनी हो जाती है और हम इस अटैक को पृथ्वी के बाहर से भी देख सकते हैं। और इस अटैक की वजह से मून के अंदर भी क्रैक आ गए होते हैं। उसके बाद हम गैरान को देखते हैं, जिसने रयू हानविन को बचा लिया होता है और कहता है तुम अपनी बॉडी से एक लिमिट तक ही डैमेज झेल सकते हो। अगर तुमने वो अटैक सीधा झेला होता तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। ये बात सुनकर रयू हानविन कहता है तुम सही कह रहे हो और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है लगता है ये बल ट्री से एनर्जी ले रहा है। इसका फाइनल अटैक कुछ अलग ही लेवल का था। ये बात सुनकर गहरान कहता है मुझे नहीं लगता ये इसका फाइनल अटैक है। वो एनर्जी सर्कल नॉर्मल अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता जैसा एक्सपेक्ट किया था। जिनोबिया की डार्क डिविनिटी भी मैक्स है। तभी रयू हानविन शॉक होते हुए कहता है और सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिनोबिया उस मॉन्स्टर में बदल गई है तो उसने इमोर्टलिटी भी इनहेरिट कर ली होगी और इस मॉन्स्टर से लड़ने में इन दोनों को भी बहुत डिफिकल्टी होगी। तभी अति से अपनी टेलीपैथी से रयू हानबिन से कहता है हानबिन तुम उधर ही रहो और बिल्कुल भी मत हिलना। ये बात सुनकर हानबिन थोड़ा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है ये क्या अतिशय की टेलीपैथी है। तभी नीचे से एक अटैक होता है जो रयू हानबिन के बगल से निकल जाता है और वो अटैक सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को लगता है, जिसकी वजह से वो चीखने लगता है। तभी रयू हानबिन हंसते हुए बोलता है मुझे पता नहीं ये क्या है पर ये वर्क किया। तभी गहरान हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं रयू हानबिन। उसके बाद आइफर को देखते हैं जो डायमेंशन के साथ इशारा करते हुए कहती है उसकी मेन बॉडी ड्रीम डायमेंशन में है। जिनोबिया की इमोर्टलिटी की सच्चाई ये है यह एक ड्रीम डायमेंशन में है जो सॉर्सरी से बनाया गया है। ये बात सुनकर अति से कहता है अगर हमें होलियान ने एडवाइस ना दी होती तो मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं पाता। ये बात सुनकर होलियान कहती है मैंने सिर्फ इसलिए नोटिस किया क्योंकि मैं पहले हानबिन के साथ लड़ चुकी हूँ। जब हानबिन उस ब्रॉन्ज स्टैचू के साथ लड़ रहा था तब पता चला उसकी इमोर्टलिटी का सोर्स ड्रीम डायमेंशन था जो उस सोर्स से जुड़ा हुआ था। तब हम सिर्फ इनडायरेक्टली ड्रीम डायमेंशन में इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन मैजिक और स्पिरिचुअल आर्ट का अलग अलग यूज कर ड्रीम डायमेंशन का गेट खोला जा सकता है। लेकिन जिसने भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाया था वो सच में बहुत कमाल का था। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि ये सब यूज किया भी जा रहा होता है। फिर अति से हमें बताता है हानविन ने हमें पहले अपर डेकोनियम में सोर्स के ब्लूप्रिंट दिखाए थे, वही मैजिक और स्पिरिचुअल आर्ट को और इंटीग्रेट करने का हिंट बना। तभी वहाँ पर फेरी वाला बंदा उड़ते हुए आता है और कहता है मुझे अच्छा मूवमेंट खराब करना पसंद नहीं है, लेकिन लगता नहीं कि हमने ज्यादा उसे डैमेज किया है, कहीं एक्सप्लोजर की क्वालिटी कम तो नहीं थी। ये बात सुनकर डॉर्फ कहता है क्या एक्सप्लोजर की क्वालिटी कम थी? तभी कीबेर उस साइड देखते हुए बोलती है ऐसा नहीं है, ये ड्रीम डायमेंशन के नेचर की वजह से है। ड्रीम डायमेंशन स्पेस टाइम के गैप में एग्जिस्ट करता है और ये एक इंफॉर्मेशन डाटा की दुनिया है। सिंपल चीज बताऊं, जैसे गोलियों में इतनी पावर नहीं होती कि ज्यादा बड़ा डैमेज कर सके, तुम्हें एक ऐसी बुलेट फायर करनी चाहिए जो ज्यादा पावरफुल हो और उसे डैमेज कर सके। फिर एफर कहती है तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे डैमेज पड़ सके? तभी कीबेर कहती है एक सोल, अगर हम कैनन के अंदर एक ह्यूमन सोल उसे लोड कर सके और उसका यूज कर उस पे हिट करें तो उसका पक्का इफेक्ट उसके ऊपर होगा। ये बात सुनकर अति से कहता है एक ह्यूमन सोल? तभी एफर शॉक होते बोलती है लेकिन किसी को अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तभी फेरीमैन भी कहता है अगर हम में से किसी एक के सोल से ये सॉल्व हो सकता है तो अपनी जान देना इतनी बुरी भी बात नहीं है। तभी डॉर्फ कहता है लेकिन सोल को उस कैनन के अंदर डालते कैसे है? उसके बाद हम होलियान को देखते हैं जो अपने बाल बांधते हुए कहती है तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, सिर्फ एक गॉड की मैसेंजर ही सोल ट्रांसफर कर सकती है, इसीलिए मैं गॉड के द्वारा बनाई गई एक सोल हूँ, इसीलिए मेरी सोल को बुलेट में ट्रांसफर किया जाए। बात सुनकर कीबियर कहती है अगर ऐसा है तो मैं भी एक गॉड की मैसेंजर हूँ। तभी हुलियन कहती है कीबियर तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो और डार्क डिविनिटी को वापस लाने के लिए तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। और उसके बाद हमें रयू हानबिन दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में आवाज चल रही होती है। हुलियन कीबियर से कहती है और वैसे भी वो आदमी यही है, तुम एक आदमी की लड़ने की बजाय नहीं छीन सकती। इसका मतलब ये है कि हुलियन कह रही है अगर कीबियर तुम मर गई तो रयू हानबिन फाइट करना छोड़ देगा, इसीलिए मुझे तुमसे थोड़ी जलन हो रही है। ये बात सुनकर कीबियर शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे पता होता है ये बात सच है। तभी हुलियन कहती है अब ज्यादा टाइम नहीं है, हमें वर्ल्ड ट्री को पूरी तरह से करप्ट होने से रोकना होगा। इतना कहकर अपना आगे हाथ करती है और चिल्लाते हुए बोलती है गॉडेस ऑफ लाइट की मैसेंजर अल्टिया के रूप में मैं तुम्हें कमांड देती हूँ, सोल को होल्ड करने के लिए बुलेट को तैयार करो। ये बात सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हम तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए तैयार हैं। तभी एल्फ किंग सभी एल्फ को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं उस कैनन में दूसरे राउंड को लोड करने की तैयारी करो। ये बात सुनकर एक एल्फ किंग से पूछता है जो राउंड्स मैजिक से भरे हुए हैं उनका क्या? तभी एल्फ किंग कहते हैं उन सबको निकाल दो और कैनन को क्लियर करो। उसके बाद हम एल्फ किंग के बेटे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है ये हमारे पास सिर्फ लास्ट चांस है, इसीलिए हमें रिचुअल के लिए परफेक्ट बुलेट कवर चाहिए और ये फेल नहीं होना चाहिए, ध्यान से करो पर जल्दी करो। और हम उस बुलेट के कवर को देख सकते हैं जो बनकर तैयार हो गया होता है और लोड होने के लिए जा रहा होता है। उसका
बाद हम ड्रॉप को देखते हैं जो अपने हाथ में वॉकी टॉकी पकड़ा होता है। तभी दूसरी साइड से आवाज आती है, टारगेट है मॉन्स्टर की आंख। तभी डॉर्फ कहता है मिस बिल्कुल भी मत करना। तब हमें दूसरे बंदे की वॉकी टॉकी में आवाज सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए कहता है ये पहले टीम का ऑर्डर है, लगातार फायरिंग करते रहो। और हमें सीन में दिखाया जाता है कि फायरिंग स्टार्ट हो गई होती है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में ड्रॉफ की आवाज सुनाई देती है जो कहता है चाहे बैरल मेल्ट भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। जब तक पहली वाली कैनन रेडी नहीं होती तब तक सारी पावर लगा दो और उस बल ट्री को हम वापस हासिल करेंगे। और हमें सीन्स में दिखाया जाता है कि लगातार फायरिंग चल रही होती है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर हर जगह से अटैक हो रहे होते हैं। तभी रू हानबिन उस साइड देखते हुए हंसते हुए बोलता है अचानक से मेरे लिए इतना सारा सपोर्ट आ गया। तभी अति से रू हानबिन से टेलीपैथी से कांटेक्ट करते हुए बोलता है हानबिन हमारे पास डिवाइन बीस्ट की इमोर्टलिटी को तोड़ने का तरीका है, बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए और ये रेडी हो जाएगा। और इस मेथड को कैसे यूज करना ये सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। वैसे भी हम एक स्पेशल ब्लड यूज करने वाले हैं। और उसके साथ हमें ये दिखाया जाता है कि होलियान ने अपने सोल को उस ब्लड के अंदर डाल दिया होता है जिसकी वजह से वो ब्लड चमकने लगती है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में अतिशी की आवाज सुनाई देती है जो रू हानबिन को बताता है अगर ये ब्लड ड्रीम डायमेंशन में डिवाइन बीस्ट के सिर के आसपास चमकने वाली रोशनी पर लग गई तो उसकी इमोर्टलिटी खत्म हो जाएगी। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलते हैं सोल ब्लड लोड कर दी गई है, कैनल सील कर दिया गया है और सब कुछ रेडी है। ये बात सुनकर अतिशी रू हानबिन से कहता है तो फिर तुम होलो को डिस्ट्रैक्ट करोगे हानबिन। उसका हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने अपने आप को चारों तरफ से कवर किया होता है। तभी अपने अंदर से 5 होलो को बाहर निकालता है। तभी वो 5 होलो अपने मुंह से जिनिया अरे क्रिएट कर रहे होते हैं अटैक करने के लिए। ये फॉर्मेशन देखकर तीसरे एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो होलोस कैनन को टारगेट कर रहे हैं पर अब कैनन को अंडरग्राउंड ले जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी अति से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है हानबिन। अति से आगे कुछ बोल ही पाता तभी हानबिन हंसते हुए बोलता है तुम ये नहीं कर सकते। इतना कहकर हानबिन अपनी तलवार से होलो को अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका सिर कट जाता है। उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो अटैक करने के लिए एकदम से रेडी होता है। तभी हानबिन पीछे साइड देखता है तो एकदम से डर जाता है और अपने में कहता है अब क्या होगा। उसके बाद हम उस अटैक को देखते हैं जहाँ पे हर जगह पर्पल कलर की और येलो कलर की रोशनी हो जाती है और ये अटैक हम पृथ्वी के बाहर से भी देख सकते हैं तो समझ ही सकते हैं ये कितना खतरनाक अटैक हुआ होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और गाइस ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही छोटा था इसलिए मैं अगली बार इसके 2 एपिसोड अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, एकदम ठीक ठाक आप बड़े होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सांगा का चैप्टर 275 को। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कॉस्मिक अरे से अटैक करने वाली होती है। ये देखकर रू हानबिन एकदम से डर जाता है। तब तक वो मॉन्स्टर कॉस्मिक अरे से अटैक कर देता है और उसके साथ 5 होलोस भी अटैक कर देते हैं अपने येलो बीम से। और ये कॉस्मिक अरे अटैक इतना डेंजरस होता है कि ये हम अटैक को पृथ्वी के बाहर से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम उस कैनन को देखते हैं जो अटैक की वजह से टूट चुकी होती है और उस अटैक की वजह से हर जगह धूल ही धूल होती है। उसके बाद हम कीवे को देखते हैं जो धूल से बाहर निकलती है, वो एकदम से ठीक होती है। और दूसरी साइड हम लियोनहार्ड को देखते हैं जिसने अपनी शील्ड से उन सभी लोगों को बचा लिया होता है। तभी हेलियन पीछे मुड़कर चिल्लाती है, बोलती क्या सभी लोग ठीक हैं, किसी को चोट तो नहीं लगी। ये बात सुनकर तीसरे हंसते हुए बोलते हैं हम बच गए सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तभी एफर भी हंसते हुए बोलती है लेडी होलियन और मिस्टर लियोनहार्ड तुम दोनों बेस्ट हो। तभी होलियन लियोनहार्ड से कहती है हमने जो ब्लॉक किया वो सिर्फ एक फ्रेगमेंट था जो बचकर हमारे पास आ गया था, वैसे सच में जो अटैक रोक रहा था वो था। इतना बोलकर आसमान देखती है और वहाँ पे खड़ा होता है गहरान और उसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है उस अटैक को रोकने के चक्कर में। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि वो अटैक कितना पावरफुल होगा जिसने गहरान के हाथ पैर ऑलमोस्ट कट ही गए होते हैं। तभी लियोनार्ड थोड़ा इमोशनल होते हुए अपने साइड में फेस करते हुए कहता है अब तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो गहरान। हुलियन तो शौक होते हुए कहती है गहरान तुम ठीक तो हो ना। तभी गहरान एकदम एटीट्यूड में कहता है चिंता मत करो मेरे पास अभी भी डिवाइनिटी है। ये बात सुनकर लियोनार्ड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है उसने तुमसे कहा ये तुम्हारी डिवाइनिटी है, ये गॉडेस ऑफ डार्कनेस की डिवाइनिटी है। ये बात सुनकर लियोनार्ड एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है लेकिन लगता है कि मुझे लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम उस कैनन को देखते हैं उस अटैक की वजह से वो कैनन टूटने लगती है और नीचे गिरने वाली होती है। तभी डॉर्फ चिल्लाते हुए बोलते कोई जल्दी से कैनन को सपोर्ट करो। तभी एल्फ किंग कहता है मुझे बताओ क्या बाकी की बैटरी ठीक है। ये बात सुनकर फेरी लैंस का बंदा कहता है मुझे नहीं मालूम और हमारा कॉम्बिनेशन कॉन्टेक्ट भी कम काम कर रहा है और ऊपर से हमें आखिरी अटैक करने के लिए बैटरी की फोर्स की जरूरत पड़ेगी, पर ये मुझे मुमकिन नहीं लग रहा कि वो 5 बैटरी सेफ होंगे। क्या वो 5 बैटरी न्यूट्रलाइज हो चुकी है। उसके बाद हम ड्रॉप को देखते हैं जो रोते हुए बोलते हैं काश मैं एक और बैटरी बना लेता। तभी कीवियर उस कैनन के साइड देखती है जहाँ पर रू हानबिन नीचे खड़ा होता है उस कैनन को पकड़े हुए। तभी कीवियर ड्रॉप से कहती है शांत हो जाओ अभी हार मानने का टाइम नहीं है। तभी कीवियर रू हानबिन से कहती है क्या तुम्हारी बॉडी ठीक तो है ना, तुम ज्यादा फोर्स मत लो। तभी रू हानबिन कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं ठीक हूँ। तभी अति से अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर उस कैनन को उठा लेता है और एकदम से सेट कर देता है और कहता है कभी कभी लेडी कीवियर की भी बात सुन लिया करो रू हानबिन, मैं कैनन के टारगेट को कैसे ना कैसे करके एडजस्ट कर लूंगा और तुम सब जल्दी से कैनन में लोड करो और इस कैनन को फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी कोई आदमी पीछे चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ डिवाइन बीस्ट अटैक करने के लिए तैयार है। तभी वो होलो अटैक कर देता है अपने जीना रे से कैनन के ऊपर। तभी गहरान कैनन के सामने आकर उस अटैक को रोक लेता है और कहता है
मैं इन टेंटिकल्स के अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। मैं इस साइड को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि डार्कनेस की डिवाइनिटी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं डिवाइन बीस्ट को हरा नहीं सकता। और जो हरा सकता है और उसके पास डिस्ट्रैक्शन की डिवाइनिटी है वो है रु हानविन। ये बात सुनकर रु हानविन हंसते हुए अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। तभी पीछे से कीवे गले लगाते हुए बोलती है, रुक जाओ रु हानविन, तुम इतनी फाइट कर चुके हो कि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा ऑरा लिमिट तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँ तुम्हें कितना भी मना करने की कोशिश करूँ पर तुम नहीं सुनने वाले, तो तुम फिर फाइट करो। पर एक बात का ध्यान रखना, फाइट करते वक्त फाइटिंग स्पिरिट बिल्टैरिन का बिल्कुल भी यूज मत करना, समझ आया? बिल्कुल भी नहीं। तुम कम से कम मुझसे ये प्रॉमिस तो कर सकते हो कि तुम उसका यूज नहीं करोगे। तभी रु हानविन पीछे मुड़ता है और कीवीर को किस कर लेता है और हंसते हुए कहता है, ठीक है चिंता मत करो, मैं उसका यूज नहीं करूंगा। इतना कहकर कीवीर से दूर जाते हुए बोलता है, शॉर्ट किंग इनविजिबल है, उसे कोई मार नहीं सकता। कीवीर उसे रोकने की कोशिश करती है पर रु हानविन वहाँ से निकल आता है। तभी एफर रु हानविन को अपने साइड में देखती है और कहती है, हानविन मेरे ऊपर चढ़ जाओ। ये बात सुनकर रु हानविन भागते हुए बोलता है, मैं अगली बार राइड करूंगा, अभी के लिए तुम अतीसे के साथ रहो, मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ। इतना कहकर हानविन एक क्लिप की साइड पहुंच जाता है। तभी एफर कहती है, तुमने ऑलरेडी बहुत ही कुछ कर चुके हो और तुमने कीवीर को आखिर तक प्रोटेक्ट किया। और अतीसे कहता है कि उसके पास तुम्हारे लिए लेटर्स का पहाड़ है। तभी रु हानविन अपनी तलवार निकालता है और उस तलवार को माउंटेन की क्लिप के ऊपर पटकते हुए बोलता है, रु हानविन स्टाइल टेलीपोर्ट। तलवार को क्लिप के साइड में पटकने से एक फोर्स बनता है जिसकी वजह से रु हानविन उस मॉन्स्टर की साइड स्पीड से जाने लगता है। तभी हानविन उड़ते हुए बोलता है, शायद मैं पकड़ा गया हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी बॉडी दर्द ना कर रही हो, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इतना कहकर अपनी तलवार आगे करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। इतना कहकर अपनी तलवार से थ्रस्ट यूज कर उनको ऊपर अटैक कर देता है, पर वो तलवार घोष के ऊपर धस जाती है पर उसको काट नहीं पाती। ये देखकर हानविन अपनी तलवार पकड़ता है और क्रश इंपैक्ट यूज करता है जिसकी वजह से वो पांचों एक बार में मर जाते हैं, मतलब कट जाते हैं। और हानविन उस मॉन्स्टर के ऊपर लैंड करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम यहाँ अपना फाइनल लेजर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम रु हानविन की हालत को देखते हैं जिसके हाथ से खून निकल रहा होता है हर जगह से। तभी हानविन अपने हाथ को देखते हुए कहता है, ये फिंगर्स डॉज करते वक्त मेरे हाथ में छोटा सा कट लगा गई, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। इनको देखकर तो सच में हेल जैसी फीलिंग आ रही है। फिर उसका हम देख सकते हैं कि उन टेंटिकल की जगह उस जगह हाथ निकल आए होते हैं। तभी हानविन अपने उल्टे हाथ में ऑरा क्रिस्टल चढ़ा लेता है जिसमें उसके खून निकल रहा होता है और अपने ऑरा क्रिस्टल वाले हाथ से अटैक करते हुए बोलता है, नेड ब्लेड। पर इस अटैक से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। तभी हानविन अपने उल्टे हाथ से उसकी उंगली पकड़ता है और अपनी तलवार से उसकी उंगली काट देता है, पर वहाँ पर हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते और एक एक कर हानविन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हानविन भी रुकने का नाम नहीं लेता है। वो अपनी तलवार से अटैक करते करते उसकी सारी उंगली काट रहा होता है, पर अब आखिरकार रु हानविन को वो पांचों हाथ सप्रेस कर देते हैं और इस वजह से हानविन को बहुत ही गुस्सा आता है और उसकी आंख रेड हो जाती है और अपनी तलवार से हॉरिजॉन्टल स्लैश मारकर उसकी सारी उंगलियां काट देता है, जिस वजह से वो पांचों हाथ वापस से ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद रु हानविन को देखते हैं इस अटैक का उसकी और भी हालत खराब हो गई होती है और तभी वो अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है और लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। फिर हानविन पीछे मुड़कर देखता है और हंसते हुए बोलता है, गैरान ने सपोर्ट करके अच्छा किया, इसको हैंडल करना बाकी में बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद हम उस हाथ को देखते हैं जिसकी फिंगर कट चुकी होती है, उस जगह फिर से होलो निकलने लगते हैं और वो सभी होलो चिल्लाने लगते हैं, हेल हेल हेल। और उसके साथ ही वो सारे होलो जीना रे को चार्ज करने लगते हैं अटैक करने के लिए। ये देखकर हानविन कहता है, ये तो रे अटैक है, इतना कह ही पाता है। तभी उन पांचों हाथों से उसके ऊपर रे अटैक कर दिया जाता है और हानविन अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाता और वो सारी रे हानविन की बॉडी के आर पार हो रही होती है, वो भी एक बुलेट की तरह। तभी एक हाथ हानविन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे क्रश कर देता है। तभी हानविन कहता है, मुझे माफ कर देना प्रॉमिस तोड़ने के लिए, और उसकी छाती से खून निकलने लगता है। फिर एंट्री होती है हानविन की बजर्ग मोड की, जिस वजह से हर जगह रेड रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है। ये देखकर कीवर को शौक लगता है और वो वहीं पे गिर जाती है और उसे पता चल जाता है कि हानविन ने प्रॉमिस तोड़ दिया और उसने फाइटिंग स्पीड बेल्ट्रॉन यूज किया। कीवर की ऐसी हालत देखकर एफर को पता चल जाता है कि अब रु हानविन को अब कोई नहीं रोक सकता। हम रु हानविन को देखते हैं जो एकदम से क्रेजी लुक दे रहा होता है और उसके आसपास ऑरा तो ऐसा लग रहा होता है जैसा पानी का बाढ़ आ चुका है और ये बाढ़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक हर चीज को भाग के ना ले जाए। वैसे देखा जाए तो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए सभी के अंदर हिम्मत है, पर इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म और अगला एपिसोड आपको जल्दी मिल जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भरे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सांगा का चैप्टर 276 और 277 को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थोड़ा रिकैप दिखाया जाता है। उन हाथ के ऊपर घोल्स के सिर आ गए होते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, हेल में जाओ हेल में जाओ हेल में जाओ। और उसके साथ ही अपने मुंह से एक एरे क्रिएट कर रहे होते हैं और एरे क्रिएट करने के बाद तुरंत रियो हानविन के ऊपर अटैक कर देते हैं और रियो हानविन उनको ब्लॉक भी नहीं कर पाता और वो सारी से बुलेट की तरह रियो हानविन की बॉडी के आर पार होने लगती है। और इतनी खतरनाक अटैक की वजह से रियो हानविन
रूहान भी नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ से रू हानबिन के ऊपर अटैक करके उसको क्रश कर देता है। इस अटैक की वजह से रू हानबिन की चेस्ट से खून आने लगता है। तभी रू हानबिन कहता है कि मुझे माफ करना। इतना कहकर रू हानबिन अपनी फाइटिंग स्पीड बेल्ट्रॉन को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से हर जगह रेड रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है। धीरे धीरे करके वो ऑरा इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि वो आसमान तक जाने लगता है। तभी रू हानबिन धीमे धीमे करके अपने तलवार के सहारे खड़ा हो जाता है और ये सारा नजारा देखकर तभी एल्फिंग शॉक होते बोलते हैं वो स्वॉर्ड किंग की असली पावर है, कितनी टैरिफाइंग है। तभी रोंडेल चिल्लाते हुए बोलता है रू हानबिन। उसका हम रू हानबिन को देखते हैं जो एकदम खतरनाक वाइब दे रहा होता है और हम लोग उसको कह सकते हैं द अदर वर्ल्डर स्वॉर्ड किंग। उसका हम कीबोर्ड को देखते हैं कि उसको पता चल जाता है कि रू हानबिन ने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया और उसने फाइटिंग स्पीड बेल्ट्रॉन को यूज किया। उसका हम आइफर को देखते हैं कि वो भी सैड हो चुकी होती है रू हानबिन की ऐसी हालत देखकर। तभी हम डॉर्फ को गुस्से में हथौड़ा पटकते हुए देखते हैं और चिल्लाते हुए बोलता है ये नहीं हो सकता। ये आवाज सुनकर आइफर जल्दी से डॉर्फ के पास आ जाती है और कहती है यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी डॉर्फ किंग कहता है जिस चैम्बर के अंदर हम आखिरी हमले की तैयारी कर रहे थे उस चैम्बर के अंदर सेल डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस वजह से वो कैनन भी खराब हो चुका है, हम उससे फायर नहीं कर सकते। ये बात सुनकर आइफा थोड़ी शॉक होते हुए कहती है तो हम लेडी अल्टिया की सोल वाली सेल को और कौन से कैनन में ले जा सकते हैं। फेरी अलायंस का मेंबर बोलता है रुको मैं अभी फ्लाई करके देख के आता हूँ कि और कोई कैनन है जो फायर कर सकते हैं। तभी डॉर्फ रोते हुए कहता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सेल चैम्बर में एक्सप्लोड हुआ है वो लेडी अल्टिया का सेल था। ये बात सुनकर आइफर के पसीने छूटने लगते हैं और शॉक होते हुए बोलती ये नहीं हो सकता, वो सेल लेडी अल्टिया का था, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सोल से भरी हुई बुलेट ऐसी बर्बाद हो गई। तभी रोंडे रोते हुए बोलता है ऐसा क्यों, क्या इस दुनिया को ऐसा ही खत्म होना है। तभी डॉर्फ किंग कहते हैं कितने सारे लोगों ने तो मिलकर काम किया इस दुनिया को बदलने के लिए। तभी एल्फ किंग कहते हैं ये एक बदलाव था जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करके फाइट की और इस वजह से कितने सारे लोगों ने तो अपनी जान भी गवा दी। तभी फेरी अलायंस का मेंबर रोते हुए बोलता है ये बहुत दुख की बात है, अब हमें पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पे कीबीर आती है और कहती है तुम लोग अभी रिट्रीट नहीं कर सकते, वैसे भी अभी एक होप बाकी है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ चैम्बर ही टूटा है, बैरल तो अभी भी बिल्कुल ठीक ही है और अब बची कैनन को लोड करने के बाद वो तो आइफर की मैजिक स्वॉर्ड मैनशिप के साथ कैनन के अंदर सेल डालकर लोड कर फायर कर सकते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर। तभी आइफर कहती है कि हमें एक बुलेट का इस्तेमाल करना होगा जिसके अंदर सोल हो, पर हमारे पास तो ऐसी कोई सोल है ही नहीं है। तभी कीबीर कहती है इसकी चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी एक सोल है। देखा जाए तो मैं भी एक गॉडेस की एनबॉय हूँ, तो मेरे अंदर भी गॉडेस की सोल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ और जल्दी से एक सेल तैयार करो ताकि मैं अपनी सोल उस सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकूं। तभी रोंडेल कहता है कीबियर तुम ऐसा मत करो, तुम्हें मालूम है अगर तुम ये करोगी तो मारी जाओगी। तभी कीबियर रू हानबिन की साइड देखते हुए बोलती है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो अभी तक लड़ रहा है जबकि उसके पास कोई ताकत नहीं है, फिर भी वो अपने आप को पूरा फोर्स कर रहा है लड़ने की, जबकि ये दुनिया इस आदमी की है भी नहीं। फ्लैश ने जबरदस्ती इस आदमी को इस लेटना में फेंक दिया, फिर भी अदर वर्ल्डर जैसे लेटना की सारी जुर्म से छुपना पड़ा। ये सब सहने के बाद उसने यहाँ तक कि अपनी जान भी लेटना के लिए दांव पर लगा दी। तो मैं गॉडेस के एनबॉय होने के नाते मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है कि मैं अपनी जिंदगी लेटना के लिए दांव पर लगा दूं। तो हम आइफर को देखते हैं जो अतीसे के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी अतीसे आइफर को देखते हुए बोलते हैं आइफर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पीछे सिचुएशन कैसे चल रही है। आइफर कीबीर की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और अतीसे के गले लगते हुए कहती है अतीसे तुम्हारे अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आइफर को इतना नजदीक देखकर अतीसे ब्लश करते हुए कहता है आइफर हमारे पास ये सब करने का भी टाइम नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हानविन ने फाइटिंग स्पीड बेल्ट्रॉन को यूज कर लिया है, इसका मतलब ये है कि वो इसे फिनिश करने का सोच रहा है। अतीसे को मालूम नहीं होता कि पहला वाला सोल सेल अटैक के चक्कर में टूट गया है, इसीलिए अतीसे पूछता है क्या पीछे सभी लोग सोल सेल को कैनन में लोड करके फायर करने के लिए रेडी हैं। तभी आइफर कहती है हाँ पीछे सब तैयार है, बस हम 30 सेकंड बाद फायर करेंगे। फिर अतीसे कहता है 30 सेकंड बाद, ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। इतना कहने के बाद अपनी टेलीपैथी से कांटेक्ट करते हुए कहता है हानविन क्या तुम मुझे सुन सकते हो। हानविन अगर तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है तो ध्यान से सुनो, 30 सेकंड बाद फायर होने वाला है और तुम ये मत भूलना कि तुम्हें डिवाइन सर्कल को एक साथ में डिस्ट्रॉय करना है। तभी हानबिन अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर और स्लैश मारते हुए कहता है समझ गया 30 सेकंड काफी है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और इसके डिवाइन सर्कल को। उसके बाद हम उस और स्लैश के इम्पैक्ट को देखते हैं जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के आधा शरीर कट चुका होता है। फिर हम अतीसे को देखते हैं जो कहता है हुलियन स्पिरिचुअल गेट खोलो। ये बात सुनकर हुलियन अपनी प्राणा की पावर से स्पिरिचुअल गेट खोलते हुए बोलती है मेरी प्राणा की पावर मेरी लिमिट तक पहुंच चुकी है। उसके हम स्पिरिचुअल गेट को देखते हैं जो हुलियन की पावर से अभी आधा ही खुला होता है। तभी ल्यूनहार्ट हुलियन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है
मेरे पास अभी भी बहुत पुराना बचा हुआ है और देखा जाए तो कैनन से फायर होने में सिर्फ 15 ही सेकंड बचे हैं और अभी तक ये स्पिरिचुअल गेट खुला नहीं है। तो हम आइफर को देखते हैं जो कैनन के ऊपर खड़े होकर अपनी मैजिक शॉर्ट मैन से यूज कर रही होती है। तभी अति से पीछे मुड़कर आइफर को ये करता हुआ देखकर उससे कुछ पूछने वाला होता है। तभी आइफर कहती है अति से तुम आगे ध्यान दो। ये बात सुनकर अति से कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर आइफर कैनन के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉट लगाते हुए कहती है चलो अति से बात करते हैं, वैसे भी पीछे से फायर होगा। ये बात सुनकर अति से कहता है ठीक है करते हैं बात। तभी आइफर कहती है अति से वैसे इलेक्ट्रॉन की छोटी बहन ठीक तो होगी ना। अति से कहता है हाँ शायद वो अभी भी एंजल से लड़ रही हो लेकिन उसने ऑरा सीख लिया है और वो काफी स्ट्रांग हो गई है तो शायद अभी वो ठीक होगी। वैसा देखा जाए तो अभी भी उसके पास पार्टनर नहीं है, वो अभी भी सिंगल है। ये बात सुनकर आइफर हंसती हुई बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद हम रियो हानबिन और मॉन्स्टर की फाइट देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से रियो हानबिन को हिट कर नीचे फेंक देता है। उसके बाद हम हानबिन को देखते हैं जो अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, इसको मारना भी है और इसकी डिवाइन रिंग भी तोड़नी है। इतना कहकर हानबिन अपनी तलवार उठाता है, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर और क्रिस्टल चढ़ा लेता है और अपनी तलवार लेकर नीचे से जंप मारता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद हम आइफर को देखते हैं जो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कम से कम ये तो खुशी की बात है कि वो सिंगल है। उसके बाद हमें उल्टा टाइमर चलते हुए दिखाया जाता है 4। उसके बाद हम गोल मॉन्स्टर देखते हैं जो अरे बनाकर तैयार होता है रियो हानबिन के ऊपर अटैक करने के लिए, वो भी अपने रेस से। उसके बाद हम फिर से टाइमर देखते हैं जो 3 सेकंड बचे होते हैं और वो मॉन्स्टर अपनी रेस से कैनन और हानबिन के ऊपर दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें टाइमर दिखाया जाता है जो सिर्फ 2 सेकंड बचे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गहरान ने उस अटैक से उस कैनन को बचा लिया होता है। उसका टाइम दिखाया जाता है सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है। उसके बाद रियो हानबिन को देखते हैं जो टेंटिकल से बचते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और अपनी बॉडी से रेड और अनलिश करते हुए चिल्लाते हुए कहता है ये असली गिगांट है और अपनी गिगांट में अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऑरा भर लेता है जिसकी वजह से उसकी गिगांट का कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। फिर अपनी गिगांट से उस मॉन्स्टर के ऊपर क्रॉस इम्पैक्ट मार देता है और दिखता भी है उस क्रॉस इम्पैक्ट से उस मॉन्स्टर के ऊपर डैमेज पड़ा है पर उस क्रॉस इम्पैक्ट की वजह से हर जगह रेड ऑरा ही हो जाता है, मतलब जहाँ पे अटैक किया है। उसके बाद हम क्रॉस इम्पैक्ट का साइड इफेक्ट देखते हैं जिसकी वजह से रियो हानबिन के चेस्ट से ब्लड आने लगता है और उसका पूरा ब्लड क्रिस्टल का आर्मर भी टूट जाता है। तभी रियो हानबिन लड़खड़ाते हुए बोलते हैं क्या क्रॉस इम्पैक्ट के साथ ये खत्म हुआ। हम अतीजो को देखते हैं जो चिल्लाते हुए टेलीपैथी से बोलता है रियो हानबिन वहाँ से जल्दी से निकलो, कम से कम 2.5 सेकंड बाकी है इम्पैक्ट होने में। ये बात सुनकर रियो हानबिन शॉक हो जाता है 2.5 सेकंड, पर जो मॉन्स्टर होता है उसकी रीजनरेशन पावर बहुत ही तेज होती है। उसके बाद आइफर को देखते हैं जो कैनन को लाइटनिंग देते हुए कहती है इतनी डिले ठीक है मैं संभाल लूंगी और इस कैनन के अंदर जो सेल लोड है जिसके अंदर सोल है वो अब रेडी है फायर करने के लिए। कभी भी एक खूबसूरत बिब्रियन की स्पीड को कम मत आंकना। इतना कहकर आइफर अपने आप को बड़ी स्पीड में वहाँ से शूट कर लेती है उस डायमेंशन के अंदर जाने के लिए और यहीं पे एपिसोड नंबर 276 होता है खत्म और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 277। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिर से वो रिकैप दिखाया जाता है। स्टार्टिंग में फेरीलैंड्स का बंदा दिखाया जाता है जो कहता है हमें हार मान लेनी चाहिए। तभी वहाँ पे कीवी आ जाती है और कहती है तुम लोग रिट्रीट नहीं कर सकते, एक होप अभी बाकी है। वैसे देखा जाए तो अभी चैम्बर ही टूटा है, बैरल बिल्कुल ठीक है, कैनन के अंदर मेरी सोल डालकर उसको शूट किया जा सकता है। मैं वो सेल सोल बनने के लिए तैयार हूँ जिससे बड़े मॉन्स्टर को मारा जा सके और मैं गॉडेस की मैसेंजर होने के नाते मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है कि मैं इस दुनिया के लिए अपने सेक्रीफाइस दे सकूं। तभी बीच में आइफर आकर कीवर की गर्दन पे हाथ मारते उसे बेहोश कर देती है और कीवर को संभालते हुए उसे नीचे बिठाते हुए कहती है चिंता मत करो लेडी कीवर, हानबिन जरूर वापस आएगा। पर हानबिन नहीं चाहेगा कि तुम खुद को आगे बढ़कर अपने आप को कुर्बान कर दो। इतना कहकर कीवर को फेरीलैंड्स के बंदे को दे देती है, वहाँ से खुद जाने लगती है। तभी फेरीलैंड्स का बंदा आइफर से पूछता है तुम क्या आगे करने का सोच रही हो। तभी आइफर कहती है ज्यादा चिंता मत करो, मैंने लेडी कीवर को सिर्फ बेहोश किया है, वो थोड़ी देर में खुद होश में आ जाएगी। तभी वो सब लोग आइफर का थोड़ा अलग बिहेवियर देख कर उससे पूछते हैं तुम क्या करने वाली हो। तभी आइफर हंसते हुए कहती है चिंता मत करो मेरे पास एक अच्छा प्लान है। इसका हमें वही पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ हानबिन ने उस मॉन्स्टर के ऊपर तलवार से अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से हर जगह ऑरा ही ऑरा होता है और उसके इफेक्ट के चक्कर में हानबिन की चेस्ट से खून निकलने लगता है और जो उसके बॉडी के ऊपर ऑरा आर्मर होता है उसको भी मेंटेन नहीं कर पाता और वो भी टूट जाते हैं। तभी अति से अपने टेलीपैथी से चिल्लाते हुए बोलता है हानबिन वहाँ से जल्दी निकलो, तुम्हारे पास 2.5 सेकंड बचे हैं। ये बात सुनकर हानबिन अपने मन में कहता है मेरे पास 2.5 सेकंड बचे हैं पर ये मॉन्स्टर अपने आप को जल्दी से रीजनरेट कर लेगा। उसके बाद आइफर को देखते हैं जो कैनन के ऊपर बैठी होती है अपने आप को फायर करने के लिए और कहती है इतना डिले काफी है, इसको मैं मैनेज कर सकती हूँ और सोल सेल अब तैयार होने वाला है दोबारा फायर करने के लिए और मेरी जैसी खूबसूरत बिब्रियन की स्पीड को कम मत आंकना। इतना कहकर आइफर अपने आप को लॉन्च कर देती है, वो भी बड़ी स्पीड में उस स्पिरिचुअल गेट से होते हुए उस डायमेंशन के अंदर। ये देखकर अति से चिल्लाते हुए बोलता है आइफर रुक जाओ और उस डायमेंशन के अंदर से सिर्फ आइफर की बॉडी निकलती है और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। आइफर की बॉडी नीचे गिरती हुए देखकर अति से जल्दी से उस कैनन को उधर फेंक देता
है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर जल्दी से आइफर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आइफर आइफर क्या तुम ठीक हो? पर आइफर कुछ भी रिप्लाई नहीं देती क्योंकि आइफर मर चुकी होती है। फिर हमें ऊपर से आइफर की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, अति से मुझे माफ करना, क्योंकि जो विब्रियन की जिंदगी होती है वो सिर्फ 80 सालों तक ही होती है और आखिर में ये बात भी सच है कि मेरे मरने के बाद तुम बहुत लंबी जिंदगी जियोगे और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम बिता सकी। और जो आइफर की सोल होती है गोल्डन कलर की, वो अपने आप को एकदम बुलेट जैसा बना देती है जिसकी वजह से वो स्पीड में जा सके और जाती हुई कहती है, ये मेरा आखिरी अलविदा है, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अपनी सोल को ह्यूमन फॉर्म में लाकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर हर जगह येलो येलो कलर की रोशनी हो जाती है और इस लाइट को तुम ऊपर से भी देख सकते हो कि इतनी दूर तक फैली हुई है। इस लाइट की वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी जलने लगती है जिसकी वजह से वो बहुत ही जोर से चीखने लगता है। उसका हम अतीश देखते हैं जो आइफर को गोद में लिए और रो रहा होता है। तब कहानी सुनाने वाला नरेटर आ जाता है जो कहता है, उस दिन लेटना ने अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ी मुसीबत को पार कर लिया, लेकिन उस जीत में कोई भी खुशी की आवाज नहीं थी, ना ही कोई चीयर करना चाहता था, ना ही कोई जश्न करना चाहता था। सिर्फ वहाँ पे बलिदान था और वो भी बहुत सारे लोगों का बलिदान और हर जगह सभी लोग शोक मना रहे थे। जो इसमें गए वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो किसी के दोस्त थे, किसी के अपने थे, किसी के तो मदद करने वाले मददगार थे और उनमें किसी के बेटे भी थे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। उन लोगों की तो जिंदगी की लोई बुझ गई। उस जगह बचा तो सिर्फ राख जैसा पछतावा बचा और आइफर अपनी गहरी नींद में चली गई। और हमें अभी तक ये बताया नहीं जाता ल्यूनहार्ट और हुलियन अभी तक मरे हैं या फिर जिंदा हैं। उसके बाद हम गेराउन को देखते हैं जो अपने बेटे के पास बैठा होता है और उसको ही देख रहा होता है। उसके बाद हम अतीश को देखते हैं जो आइफर के सिर के ऊपर हाथ फिराते हुए बोलता है, आइफर तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम ये आखिरी बैटल जीत पाए हैं और तुम मुझे ढूंढने के लिए आई थी, इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम मुझे ढूंढने के लिए आई थी, इसलिए मैं भी तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा उस ड्रीम डायमेंशन के अंदर, उससे मैं तुम्हारी सोल वापस ला सकूं। तभी एक कहानी सुनाने वाला आ जाता है और जो कहता है, एक जीत जो चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं थी और वो जीत बहुत सारे बलिदानों की वजह से मिली थी, लेकिन एक चमत्कार गॉड के सामने कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक गॉड की पल भर की मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता। उसका नाम देखते हैं गॉड आर्मफ्लेंस को दो उन लोगों के सामने आ गया होता है। तभी हानविन अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, आर्मफ्लेंस मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी आर्मफ्लेंस कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया उसको मारकर, लेटना के कीड़ों, इस दुनिया को देखे हुए मुझे कई साल बीत चुके हैं, पर ये दुनिया उन दुनियाओं से ज्यादा इंप्रेसिव है जिन्हें मैंने लाखों साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हम देख सकते हैं कि आर्मफ्लेंस कितना बड़ा होता है, वो एकदम दुनिया के बराबरी लग रहा होता है, उसने सिर्फ अपना एक टेंटिकल ही नीचे भेजा होता है। फिर आर्मफ्लेंस कहते हैं, मैंने बहुत साल इस दुनिया को पाने का इंतजार किया, लेकिन मैं इसको आज हासिल करने वाला था, लेकिन तुम्हारे लोगों ने अपना सेक्रीफाइस देकर इस दुनिया को बचा ही लिया और दुनिया के प्रति तुम्हारी जो भावनाएं है उसको तो मैं भी नहीं मिटा सकता। ये काफी ज्यादा सुंदर है और आज के दिन जो भी कोई बचा है वो इतना तो बढ़ती है कि मेरा सामना कर सके। मैं तुम सभी लोगों से वादा करता हूँ कि 300 साल बाद मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हें 300 सालों तक पीस देता हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा और तुम लोग आराम से जिंदगी जी सकते हो, वो भी सिर्फ 300 सालों तक। ये बात सुनकर हानविन अपने दांत पीसते हो बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इतना कहकर हानविन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, इतनी हिम्मत है तो नीचे आओ, लड़ो मुझसे आर्मफ्लेंस। इतना कहकर हानविन जंप मारकर अपनी तलवार से क्रॉस इम्पैक्ट मारता है आर्मफ्लेंस के ऊपर। उसका हम आर्मफ्लेंस को देखते हैं जिसके सामने क्रॉस इम्पैक्ट एकदम छोटा बच्चा जैसा लग रहा होता है और हानविन तो एकदम चींटी जैसा। उस क्रॉस इम्पैक्ट से तो आर्मफ्लेंस को एक खरोंच भी नहीं आई होती, एक खरोंच की बात उसको एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता है, पर इस क्रॉस इम्पैक्ट की वजह से हानविन के चेस्ट से दोबारा से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर कीवे जल्दी से हानविन के पास आती है। तभी आर्मफ्लेंस बोलता है, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ऐसा वक्त आता ही है जिस दिन हम दोनों आमने सामने ही होंगे और तुम्हारा शरीर एक चूजन बन है जिसके वजह से तुम कभी बूढ़े नहीं होगे और मैं तुम्हारा 300 साल बाद इंतजार करूंगा अगर तुम जिंदा रहते हो तो। रियो हानविन इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रियो हानविन को देखता है जिसकी हालत खराब होती है, अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, डैम इट, मेरी अभी हालत खराब होनी थी। तभी कीवे हानविन को संभालते हुए कहती है, अपने गुस्से को शांत करो रियो हानविन, पहले से हारे हुए आर्मफ्लेंस के ताने से इतने गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तभी गैरान कीवेर की बात से डिसएग्री करते हुए बोलता है, नहीं, आर्मफ्लेंस की बातें सिर्फ हमें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं थी, वो सच कह रहा था। एक गॉडेस कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता है, जैसा उसने कहा था कि वो 300 साल बाद वापस आएगा, क्योंकि वो बल्ट्री और रियो हानविन को हत्याना चाहता है और इस पूरी दुनिया को। इसलिए वो जानता है कि बल्ट्री को रिकवर होने में हजारों साल लग जाएंगे और इस बीच लेटना कभी भी इनबैंड हो सकता है और 300 सालों में काफी बड़े बदलाव भी हो जाएंगे और जो 4 बड़े हीरोज हैं और साथ ही इस एरा में चमत्कार देखने को भी मिलेगा और ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। और वो ये जानता था ये जीनियस उसकी आगे की रुकावट बनेंगे, इसलिए उसने एलिमिनेट करवा दिए कि उसके फ्यूचर में कोई भी और अपोज ना कर सके। फिर भी सिर्फ 300 साल ड्रैगन को पूरी तरह से भरने के लिए ये 300 साल का टाइम काफी है। इंसानों के लिए 300 साल का टाइम इतना लंबा होता है कि वो अपनी हिस्ट्री तक भूल जाते हैं। तो इंसानों को क्या मालूम रहेगा कि 300 साल बाद कि उनको किनसे रिवेंज लेना है और उनका कौन दुश्मन है। इसीलिए और आखिर में आर्मफ्लेंस
का अपोज करने के लिए किसी को तैयार रहना होगा और वो काम सिर्फ एक हीरो ही कर सकता है और उसके साथ ही उसे लेटना को भी साथ में लाना होगा क्योंकि सारे लेटना वाले हीरो के साथ मिलकर ऑम्फ्लेस से लड़ सकें और एक ऐसी हीरो की जरूरत है जिसके अंदर गॉड की पावर हो सके। और इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर होते हैं खत्म। और गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सागा का चैप्टर 278 को। अभी तक जिसने भी इसका पहला पार्टी देखा तो पहले वो देखिए जाके फिर इसको देखिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पुराना सीन दिखाया जाता है। अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता है, जैसा उसने कहा था कि वो 300 साल बाद वापस आएगा क्योंकि वो बल्ट्री और यूहानबिन को हत्याना चाहता है और इस पूरी दुनिया को। इसलिए वो जानता है कि बल्ट्री को रिकवर होने में हजारों साल लग जाएंगे और इस बीच लेटना कभी भी इनबैंड हो सकता है और 300 सालों में काफी बड़े बदलाव भी हो जाएंगे और जो 4 बड़े हीरोज हैं और साथ ही इस एरा में चमत्कार देखने को भी मिलेगा और ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। और वो ये जानता था ये जीनियस उसकी आगे की रुकावट बनेंगे, इसलिए उसने एलिमिनेट करवा दिए कि उसके फ्यूचर में कोई भी और अपोज ना कर सके। फिर भी सिर्फ 300 साल ड्रैगन को पूरी तरह से भरने के लिए ये 300 साल का टाइम काफी है। इंसानों के लिए 300 साल का टाइम इतना लंबा होता है कि वो अपनी हिस्ट्री तक भूल जाते हैं। तो इंसानों को क्या मालूम रहेगा कि 300 साल बाद कि उनको किनसे रिवेंज लेना है और उनका कौन दुश्मन है। इसीलिए और आखिर में ऑम्फ्लेस का अपोज करने के लिए किसी को तैयार रहना होगा और वो काम सिर्फ एक हीरो ही कर सकता है और उसके साथ ही उसे लेटना को भी साथ में लाना होगा क्योंकि सारे लेटना वाले हीरो के साथ मिलकर ऑम्फ्लेस से लड़ सकें और एक ऐसी हीरो की जरूरत है जिसके अंदर गॉड की पावर हो सके। और इसी तभी कीबे कहती है सही बात बताऊं तो इस दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ तुम ही कैपेबल हो गैरान, क्योंकि यूहानबिन के पास अब कोई भी ऑरा नहीं बचा और उसके दिल को हील करने के लिए कोई डिवाइन हीलर भी नहीं बचा और ये कंफर्म भी नहीं है कि ये 300 साल तक जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। ये बात सुनकर यूहानबिन हंसते हुए बोलता है मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं 300 साल तक जिंदा रहूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं उतना लंबा जीने की कोशिश करूं। लगता है मेरे पास लगभग एक ही दिन बचा है, शायद उससे भी कम। ये सच में बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है। ये बात सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि यूहानबिन के पास सिर्फ आधा दिन बचा होता है। फिर हानबिन कहता है अगर मेरा ऑरा खत्म हो गया और मैं मर गया तो ये मेरी जितनी भी एक्सपी है वो सब ऑम्फ्लेस के पास चली जाएगी और ऊपर से मेरा सिस्टम भी टूट चुका है। इसीलिए गैरान अगर तुम्हें मेरी एक्सपी चाहिए तो अभी लेनी होगी। ये बात सुनकर गैरान अपने डार्कनेस की पावर यूज करते हुए कहता है इतनी जल्दी मेरी बात समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी कीवर यूहानबिन को रोकते हुए कहती है तुम करना क्या चाहते हो। तभी गैरान अपनी डार्कनेस पावर से कीवर के पैर को जकड़ लेता है। गैरान डिवाइन मैनिफेस्टेशन से सभी लोगों को जकड़ लेता है और उधर ही रोक देता है और हानबिन गैरान के साथ बढ़ने लगता है। गैरान उसको मारकर उसकी एक्सपी को ले ले। गैरान तुम उसको इसलिए मारना चाहते हो कि तुम्हें एक्सपी मिल जाए और तुम स्ट्रांग हो सको। अगर तुम ऐसा कर भी लो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें फॉलो करेंगे। तभी ल्यूजन कहते हैं हम इस एंड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, तुम उसकी जान लेकर अपनी ताकत बढ़ा लो, प्लीज उसको रोक दो ब्रदर। और यूहानबिन को भी रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाओ यूहानबिन, पर यूहानबिन ये सारी बातें सुनकर नहीं रुकता और सीधा गैरान के साथ बढ़ता रहता है। तभी कीवे रोते हुए बोलती है सिर्फ एक दिन, क्या तुम बस सिर्फ एक दिन के लिए खुश नहीं रह सकते जबकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास अभी भी एक दिन से कम समय बचा है, फिर भी तुम अपनी ना खुशी ढूंढ कर दूसरे की खुशी ढूंढ रहे हो। तभी हानबिन कहता हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे पास आधा ही दिन बचा है, जैसे मुझे हर प्रॉब्लम पे खुशी मिलती है वैसे ही मैं ये खुशी सभी लोगों को देना चाहता हूँ। प्लीज तुम ऐसा चेहरा मत बनाओ कि मैं हंसते वक्त आखिरी गुड बाय कह सकूं, क्योंकि ये मेरा अंत है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे जाते वक्त मुस्कुराते रहें। उसके बाद कीवी का फेस दिखाया जाता है जिसके साइड में हानबिन का खून उड़ रहा होता है। उसके बाद गैरान को देखते हैं जिसने यूहानबिन की चेस्ट के आर पार अपना हाथ कर दिया होता है। यूहानबिन दर्द को फील करते हुए कहता है दर्द हो रहा है पर जितना मैंने सोचा था उससे कम हो रहा है। फिर यूहानबिन धरती में बैठ जाता है, कहता है मुझे लगता है कि मैंने कई सालों से रेस्ट नहीं लिया है, अब मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी सी नींद ले सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी गैरान अपना मुंह खोलते हुए बोलता है यूहानबिन क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था एक हीरो को बचाने के लिए और ये सब चीज शांत करने के लिए इतनी भी कुर्बानी देनी चाहिए, वो सब चलता है। यानी हम कुर्बानी दे सकते हैं अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए तो। मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत अच्छे हो दूसरों के लिए। मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस पाने के बाद मैं ऑम्फ्लेस के साथ फाइट कर सकता हूँ। कि मेरा मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस के बाद मिलने के बाद मुझे ऑम्फ्लेस से फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक बार मैं तुम्हारी एक्सपी को हासिल कर लूँ। तभी हानबिन अपने मन में उस हार्ट को देखते हुए कहता है कहीं ये वो तो नहीं जो ऑम्फ्लेस का फोर्स सुसाइड सिस्टम को ऑन करता है। ये रूरल ऑफ हार्ट है, हार्वेस्ट डिवाइनिटी चार्जर। अभी ये 23% चार्ज है पर अभी ये यूज नहीं किया जा सकता। फिर गैरान बताता है कि जो ऑम्फ्लेस था उसका प्लान ये था जब वो अदर्स बिल्डर को सिस्टम देगा और वो लोग जितना भी एक्सपीरियंस कमाएंगे और उनके मरने के बाद वो सारा एक्सपीरियंस अपने डिसेंडेंट तक पहुंचाएगा। तभी तो ऑम्फ्लेस के पास इतनी मैसिव एनर्जी थी। इसका मतलब तो तुम समझते हो ना एरिक, और क्योंकि जो मेरे पास हार्ट है वो रूलर्स का हार्ट है और अब मेरे पास है तो तुम समझते हो
होना कि अब मेरे पास भी गॉड जैसी पावर होगी, मैं तुम्हें मार दूंगा और जितने लोग हैं उन सबको भी मार दूंगा, जिसकी वजह से वो सारे एक्सपीरियंस मुझे मिल जाएंगे और मैं भी बहुत बड़ा गॉड बन जाऊंगा और सब चीज मेरी हो जाएगी। तभी हानविन ये सारी बातें सुनकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि गैरन पागल हो चुका होगा गॉड बनने के चक्कर में। तभी जितने लोग भी आउट ऑफ वर्ल्ड होते हैं और इनके सामने सिस्टम विंडो होती है, तभी उसमें लिख के आने लगता है क्या तुम लोग सुसाइड करना चाहते हो। तभी उन सभी लोगों के सिस्टम विंडो में ऑटोमेटिक खुद लिख के आने लगता है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, और उन लोगों के बिना परमिशन के ये सब खुद ही हो रहा होता है। उसका हमें अर्थ के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने लोगों के पास भी सिस्टम होता है वो लोगों का एक पल के अंदर एकदम से सुसाइड कर लेते हैं, और सुसाइड करने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी मैसिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। वो एनर्जी इकट्ठे होकर उस हार्ट के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से उसका चार्जिंग रेट बढ़कर 98% तक पहुंच जाता है। पर अभी भी इसका यूज किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अभी 98% तक पहुंचा है, इसे अभी 100% तक पहुंचना होगा तब ये यूज कर सकते हैं। हमें शौक होते हुए कहता है प्लीज ऐसा मत करो, इससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और लूसियस और लेक्सिस भी मारे जाएंगे। पर हानविन को अभी तक मालूम नहीं होता कि गैरान ने अभी तक आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी है। पर गैरान नहीं रुकता, जिस वजह से लूसियस और लेस्ली भी मारे जाते हैं। उसके बाद हम उस हार्ट को देखते हैं जो गोल्डन कलर का चमक रहा होता है, और उसकी चार्जिंग रेटिंग 100% कंप्लीट हो चुकी होती है, अब उसको यूज किया जा सकता था। तभी हानविन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कमीने बादशाह, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर जिस वजह से उसके चेस्ट और मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पर हानविन इतने गुस्से में होता है कि वो उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा होता, उसे दर्द हो रहा है, फिर उसके ब्लड निकल रहा है। अपनी तलवार उठाता है और गैरान के चेस्ट के आर पार कर देता है। वैसे ये सब गैरान का प्लान होता है। वो सीरियसली कहता है सच में जब मैं पहले बैरोल से मिला था मुझे सच में ये नहीं मालूम था कि शॉर्ट किंग कैसे होते हैं। तुम्हें देखने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, जो भी शॉर्ट किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तुम एक नाइस इंसान हो, मतलब तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आई तब भी तुम हंसते रहे। अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर उस हार्ट को हानविन के चेस्ट के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी होने लगती है येलो कलर की। उसका हमें फाइनली दूसरी बार दिखाया जाता है हानविन का लेवल अप होते हुए, और इस हार्ट की वजह से हानविन का लेवल बड़ा होता है 200 तक। तभी हानविन कहता है गैरान तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना। गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, अभी तक पता नहीं चला है कि गैरान को मारने की वजह से 200 लेवल उसका बढ़ा है या फिर उसको हार्ट की वजह से लेवल बढ़ा है। मैं आप लोगों को वीडियो की लास्ट तक बता दूंगा। तभी गैरान हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम अपने सेक्रीफाइस के लिए किसी दूसरे का सेक्रीफाइस नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। तुम मेरे जैसे नहीं हो कि मैंने अच्छाई के नाम पर पूरी दुनिया को प्रॉब्लम में डाल दिया था, लगभग तबाही कर दिया था। और इतना कहने के बाद अपनी बॉडी से डार्क डिविनिटी को निकाल कर कीवीर को देते हुए कहता है द बुचर थंडर एम्परर गैरान, अब मेरा यहाँ काम खत्म होता है, बाकी सब काम मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। तुमने उस थंडर एम्परर गैरान को मार दिया है और डार्क डिविनिटी को लेटना को वापस कर दिया, और तुमने मुझे मारा है, तुम्हें बहुत सारा एक्सपी भी हासिल हुआ होगा, तो मैं ये सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। अब तुम्हें हर चीज हैंडल करनी है आने वाले 300 सालों में। अब तुम्हारी कोई एज की दिक्कत नहीं है, ना ही तुम अब बूढ़े हो सकते हो, ना ही तुम अब मर सकते हो। अब तुम इंटरनल हीरो बन चुके हो, अगर तुम ना भी चाहते तो भी मुझे ये सब करना पड़ता। शॉर्ट किंग इतना कहकर गैरान मर जाता है। ये देखकर रूहान में बहुत ही तेज चीख चीख के रोने लगता है। रूहान बिन गैरान को देखते हुए जरूर अपने मन में ये कह रहा होगा पहले मेरे हाथों से बैरोल्ट अपने आज जान गवा दी, फिर अब की बार गैरान ने किंग। फिर हमें एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है तुमने थंडर एम्परर गैरान को हरा दिया है, जिसके लिए तुम्हें इतनी एक्सपी पॉइंट मिलता है। गैस मैं इसको पढ़ नहीं सकता, तो हो सके तो आप लोग इसको जान लीजिए। और ऊपर से उसका 200 लेवल अप हो ही चुका है। तब हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों लोग खड़े होते हैं। तभी कीबेर कहती है गैरान की बॉडी पहले ही इतनी डैमेज हो चुकी थी कि वो डिवाइनिटी की पावर को होल्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने लेटना के लिए तुम्हें बचाने का डिसाइड किया। आखिर में उसने वैसे ही चूज किया जैसे बैरोल्ट ने किया था। तभी अति से कहते हैं हानविन गैरान ने तुम्हारे लिए कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं है, इसमें कुछ अलग है नहीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तभी कीवे हानविन से कहती है तुमने जो काम किया है इसलिए वो तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती है, वो अभी के लिए वैलिड है। क्या तुम सच में अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाना नहीं चाहोगे? तभी हानविन कहता है नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम फिर से ये क्यों कह रही हो? तुम मानो या चाहे ना मानो, पर ये लोग मुझे शॉर्ट किंग के नाम से जानते हैं और मुझे इस चीज में काफी खुशी मिलती है और लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। तभी कीवे अतिशय से कहती है अतिशय तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो, गॉडेसेस कभी भी एक ह्यूमन सोल को वापस ढूंढ कर नहीं ला सकती। मैं सभी गॉडेसेस की तरफ से तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। तभी अतिशय कहता है कोई बात नहीं, पर मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक ये पूरा ना कर लूं, और मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखूंगा ताकि ड्रीम डायमेंशन में आइफर की सोल मिल सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे आइफर ने मुझे ढूंढा था, वैसे ही मैं भी उसे मिक्रियन तारे से ढूंढ निकालूंगा। तभी हानविन हंसते हुए कहता है बिल्कुल ठीक कहा अतिशय, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लेटना के ग्रेटेस्ट सोर्सरर्स हो। कीवियर तुम्हें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी अपने लिमिट तक पहुंच चुकी हो, ये बात तुम्हें पता है ना? तभी कीवियर भी कहती है बॉडी मेरी डार्क डिविनिटी को झेल नहीं सकती और काफी कमजोर है, और जो आर्ट गॉडेस की सीट है वो भी अभी खाली है, तो उसकी जगह पे तो किसी को जाना ही होगा। मैं लेडी कीवियर, मुझे अपनी जगह पे वापस जाना होगा, इसीलिए हमारा अब अलविदा करने का
वक्त आ गया है। तभी हानविन कहता है डार्क गॉडेस कीविरियल, क्या वो तुम ही हो कीवियर? तभी डार्क गॉडेस कीवियर लेक कहती है तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना एरिक यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम कीवियर को जानते थे ना, जो डार्क गॉडेस की या की मेरी वो छोटा सा एक पार्ट थी। तुम जानते थे जिस कीवियर को वो डिसअपियर हो चुकी है। तभी एरिक हंसते हुए बोलते चलो ठीक है, मुझे कोई विश नहीं मांगनी तुमसे, तो गुड बाय कीवियर। तभी कीवियर लेवी एक प्यारी सी स्माइल देकर अपने हाथ से टाटा करती है। तभी यहाँ पर ऑथर आ जाता है कहानी सुनाने के लिए और बताता है लेडी कीवियर ने ऐसे हाथ लाया जैसे कुछ गलत हुआ ही ना हो, बट आप एक्चुअली में इस फोटो को देखकर जान ही सकते हो रियलिटी क्या है। जब कीवियर ले वहाँ से चली जाती है डार्क डिवाइनिटी में, पर फिर भी हानविन वहाँ पर खड़े होकर हाथ हिलाता रहता है, टाटा करता रहता है, वो भी बहुत देर तक। और मैं इस सीन को देख नहीं पाया और जो अतिशय था वो तो इस सीन को देख भी नहीं पा रहा था। और उन दोनों आखिरी पल में एक दूसरे को मुस्कुरा कर गुड बाय किया और वो दोनों आखिरी पल में अलग हो जाते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए। और इस सीन के 20 साल बाद आयफर का भी दिल धड़कना बंद कर देता है। फिर कहानी सुनाने वाले बोलते हैं उन 20 सालों के बाद भी यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे कोई ना डंजन ओपन हुआ, ना कोई मॉन्स्टर दिखाई दिया, ना ही कोई अदर बल्डर आया। फिर एरिक अतीश से एक सवाल पूछता है मुझे सच सच बताओ क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? लेटना ने इस मुसीबत का इतना सामना किया जितना तो गिनना भी मुश्किल पड़ जाएगा। लेटना को तो बहुत ज्यादा सामना भी करना पड़ता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो अदर बल्डर्स थे भी उनकी भी जान जाती है रेथिना में। और यहीं पे होता है एपिसोड खत्म। और रू हानविन के लेवल की बात आई तो हम लोगों को क्लियर नहीं किया गया कि रू हानविन का अभी करंट लेवल कितना है, तो और उसको गहरान को मारने पे कितने पॉइंट, मतलब पॉइंट तो पता चल गया पर उसका ये नहीं पता चला उसका टोटल कितना लेवल हो चुका है। और इसी के साथ ये वीडियो भी कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, मैं इस वीडियो के कुछ ज्यादा डिटेल के अंदर घुस गया था इसलिए कुछ इतनी ज्यादा लंबी होगी, अगली बार इतनी लंबी नहीं करूंगा मैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए गुड बाय। गाइस कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भरे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सांगा का चैप्टर 279 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसके अंदर मैंने एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। वो मानवा 18+ लोगों के लिए है क्योंकि उसके अंदर खून खराबा कुछ ज्यादा ही है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर देखिए और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नरेटर की वॉइस सुनाई जाती है जो कहता है उस इंसिडेंट के बाद उसको एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं लेटना इन्वेंशन। और उस इंसिडेंट को खत्म हुए 100 साल बीत चुके होते हैं और इन 100 सालों में लेटना ने पूरी कोशिश की होती है अपने आप को हील करने की, लेकिन ऑम्फ्लेस का फिर से इन्वेंशन पास आ रहा था और इस इन्वेंशन को रोकने के लिए कुछ फेरी और कुछ ड्रैगन काफी नहीं है। तो हम अतीशो को देखते हैं जो स्पीच देते हुए कहता है हमें इंसानों की मदद चाहिए इस इन्वेंशन को रोकने के लिए जो 200 साल बाद दोबारा आने वाला है, तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तभी एक रिपोर्टर कहता है 200 साल बाद की बात छोड़ो, अभी जो ह्यूमंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बताओ तुम क्या सोचते हो। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ड्रैगन रेस के लोग बीच में दखल दे रहे हैं। ये बात सुनकर अतीश से कहता है अपर डिकोनियम फायदे से ज्यादा लेटना की पीस को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देता है। रिपोर्टर अतीश से एक और सवाल पूछता है क्या शॉर्ट किंग र्यू हानविन भी अपनी फोर्स को यूज कर बीच में इंटरफेयर तो नहीं करेंगे? शॉर्ट किंग पहले ही कह चुका है लेटना के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा और शॉर्ट किंग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसलिए वो 1 साल या फिर 10 साल से पहले नहीं आने वाले यहाँ पर। देख रहे हो इन लोगों को अभी की पड़ी है अपनी, और इन लोगों को 200 साल की कोई परवाह नहीं है कि मतलब कि 200 साल बाद ऑम्फ्लेक्स क्या करेगा आके। और इस रिपोर्टिंग के बाद 100 साल और बीत जाते हैं और ऑम्फ्लेक्स नाम की चीज को हिस्ट्री के अंदर बंद कर दिया जाता है और सभी लोग ऑम्फ्लेक्स को भूल जाते हैं कि ऑम्फ्लेक्स पहले एग्जिस्ट करता भी था या फिर नहीं करता है। 100 साल बाद फिर से अतीशे द्वारा मीटिंग बिठाई जाती है और अतीशे कहता है बस अब हमारे पास सिर्फ 100 साल ही बचे हैं और गॉडेसेस भी हमारी मदद कर रही हैं जिसकी वजह से बल्ट्री को दोबारा से रिवाइव किया जा सके और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। और ये भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में गॉडेस ने कोई भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया ठीक से क्या चल रहा है और क्या करना है। अगर मेरी तरफ से राय दी जाए तो मैं यही कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड को यूनाइट होना ही पड़ेगा ऑम्फ्लेक्स के खिलाफ जाने के लिए और आप लोगों को मदद करनी पड़ेगी बहुत सारे वेपन्स को तैयार करने के लिए। 100 साल के बाद आने वाली जनरेशन को उन वेपन की जरूरत है जिससे वो ऑम्फ्लेक्स से लड़ सकें। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट कार्डल्स बोलते हैं जैसा कि ड्रैगन किंग कह रहे हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमैनिटी को बहुत सारे वेपन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसा कि आप बोल रहे हो लॉर्ड ऑम्फ्लेक्स 100 साल बाद आने वाला है और इन वेपन से उनसे लड़ाई किया जा सके। तुम ऐसा ही तो बोल रहे हो ना? कहीं ऐसा भी तो हो सकता है तुम तो ड्रैगन किंग हो ना, आप जानबूझ के बहुत सारे वेपन बनवाना चाहते हो जिससे लोग ह्यूमैनिटी अपने आपस ही में झगड़ा करके आपस में ही मर जाए। और गैसन की बात उसे देखा जाए तो लोगों को कोई मतलब नहीं पड़ता कि ऑम्फ्लेक्स है भी है नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो हिस्ट्री है क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें ये मतलब है कि जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से चलो और जो 100 साल बाद होने वाला है उसको रहने दो। पीछे एक ड्वार्फ का बंदा बैठा होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कितना अर्जेंट है। प्रेसिडेंट कार्ड
एडरल्स। वहाँ पे एक कमीना इंसान होता है, वो भी अपना हाथ ऊपर करते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ। ये लोग आपसी में अपने आप में बात करने लगते हैं और जो ऑम्फ्लेस की बात चल रही होती है कि उससे लड़ना है साथ में आकर, पर वो इस सबको छोड़ देते हैं और ये लोग अपने नए टॉपिक के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसका हम अतीशो को देखते हैं जो बैठे हुए रो रहा होता है और खिसा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने इन लोगों को मनाने की कोशिश की ये लोग मेरी बात को मान ही नहीं रहे हैं, ना मैं इन लोगों को मना पा रहा हूँ। 100 साल बाद ऑम्फ्लेस का अटैक होगा और ये सारे लोग मारे जाएंगे और ये लोग कोई प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं हथियार बनाकर कि इसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसने उस देश के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब आप यही चल रहा होता है। और 200 साल बाद बीतने के बाद ये लोग तो अपनी पूरी हिस्ट्री को ही भूल जाते हैं कि इनका कौन दुश्मन है और किसके ऊपर करना है। ये लोग तो आपसी में हथियार बनाकर आपसी में लड़ाई करने लगते हैं। उसका नाम बताया जाता है कि 50 साल और बीत चुके होते हैं, अब टोटल 250 साल बीत चुके होते हैं। फिर हमें एक रिपोर्ट दिखाई जाती है जो बताती है आज की फेरी यूनियन मीटिंग में एल्फ किंग के क्राउन प्रिंस ने कहा 50 साल पहले जो लोगों का लेवल था, जो हंटर्स होते थे उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई होता था, अब वो इन 50 सालों में 70 के हिसाब से नीचे गिर चुका है। इस पूरी दुनिया में कॉन्सेंट नहीं आते, चैन से जी रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, ना फाइट कर रहे हैं, ना कुछ, ना उनको कोई दिक्कत है, ना कोई मारने आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। इसीलिए 200 सालों से उन लोगों का लेवल बढ़ नहीं रहा और सीधा डाउन पे जा रहा है। और आज के समय में जो लेवल है हंटर का वो बहुत ही कम है और ये लोग तो फाइटिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है जो लॉर्ड ऑम्फ्लेस के साथ ये लोग करेंगे। फिर लेडी कहती है जो आगे आने वाले 50 साल है इसमें डीमन लॉर्ड ऑम्फ्लेस आने वाला है, अगर आ गया तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी जिंदा बचेगा। उसके बाद हम लोग टीवी पे एक बंदे को देखते हैं जो ये चाहता है कि इन सभी लोगों का वो माइंड सेट चेंज कर सके। और ये एक बिलियनर होता है जो कहता है अगर आज के समय में तुम्हारा लेवल 10 भी है ना तो भी आप अच्छे से जिंदगी जी सकते हो और पैसे कमा सकते हो। और 250 साल पहले कुछ लोग थे जो काफी पावरफुल हंटर थे जिनको बारबेरियन वॉरियर कहा जाता था और वो लोग बहुत ही पावरफुल थे और उनका लेवल भी बहुत हाई था। उनकी सोच ऐसी थी कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना था जिससे वो अपनी ताकत से पूरी दुनिया को हासिल कर सके। अगर आप लोग इस समय में 10वीं लेवल रखोगे ना तो मेरे जैसे आसानी से बिलियनर बन जाओगे। लेवल बढ़ाना, पावरफुल बनना और लेवल को इंक्रीज करना ये सब फालतू की पुरानी बातें हैं। जो पुराने लोग थे 200 साल पहले वो लोग ये सब करते थे। तुम लोग ऐसा कुछ भी मत करो, अपना लेवल 10 तक रखो, हो सके तो अपना थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हो। जो लोग इलाइट मार्शल ट्रेनिंग में है, जो लोगों का लेवल 100 तक हो चुका है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तुम लोग कितना भी अपने बच्चों को पुराने बारबेरियन की कहानी सुनाओ, ये सब करना बंद करो और तुम लोगों को 10 लेवल तक ही तुम्हारी जिंदगी काफी है। मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि 10 लेवल पर तुम लोग आराम से बिलियनर बन जाओगे और बहुत सारे साल ऐसे काट सकते हो बिलियनर बनकर। लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला कि 50 साल बाद अभी एक मॉन्स्टर आने वाला है तो इन लोगों की बिलियनर की ऐसी तैसी कर देगा। उसका हम एरिक को देखते हैं जिसने बहुत बड़ा क्रॉस इम्पैक्ट कर दिया होता है वो भी ट्रेनिंग करते वक्त, और 250 साल गुजर जाने के बाद भी हानविन जैसा कोई भी हीरो नहीं निकला होता है। कल हम अगले सीन में लोगों को देखते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं गॉडेस ने क्या किया था जब ऑम्फ्लेस इन्विजन आया था 300 साल पहले और अब 300 साल गुजर गए हैं, अब ये आखिरी समय है, डीमन लॉर्ड ऑम्फ्लेस आने वाला है। ये बात सुनकर सभी लोग पागल हो जाते हैं और कहते हैं भला उनके साथ फाइट करने से, डीमन गॉड से फाइट करने से हम लोगों को मिलेगा क्या। ये लोग अभी भी अपनी प्रोटेस्ट पे लगे होते हैं। फिर तभी कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है जैसे कि गहरान ने कहा था एक गॉड होता है, अगर वो वादा कर ले तो वो उसे निभाता जरूर है और उस प्रॉमिस को कभी भी तोड़ नहीं सकता। उसके बाद एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो 3-4 बुर्ज खलीफा को रख दो उससे भी ज्यादा बड़ा होता है और उस मॉन्स्टर की वजह से हर जगह तबाही मच रही होती है, सब लोग चीख रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं, हर जगह खूनी खूनी या फिर मतलब हर जगह आग लगी होती है और इन लोगों का जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा होता है वो एक ही बार में गायब हो जाता है। कहानी सुनाने वाला बताता है स्पेस से आया हुआ ऑम्फ्लेस का एक सबसे बड़ा बैटल शिप जिसका नाम लिवायथन है और गाइस रियलिटी में इस अर्थ के ऊपर लिवायथन नाम का एक क्रीचर एग्जिस्ट करता था। अब पता नहीं वो करता है नहीं करता है। और ऑम्फ्लेस ने लेटना के ऊपर अपनी बहुत सारी सेना भेज दी उसको तबाह करने के लिए। हम लिवायथन को देखते हैं जिसके हर साइड में मुंह आ गए होते हैं और वो लोग एकदम रे से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हर जगह तबाही होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है। और तभी यहाँ पे किसी की तलवार आ जाती है और तलवार देखकर आप लोग जान ही चुके होते हैं और रू हानविन अपनी तलवार के एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को 2 पीस में कर देता है। उसके बाद रू हानविन को लुक को देखते हैं जो पहले से बिल्कुल डिफरेंस होता है और कहानी सुनाने वाला कहता है ये 300 साल से रू हानविन ने ट्रेनिंग की और उसके लिए लिवायथन को हराना ऐसा था ऐसे मक्खी मारना हो। लेटना वालों को पहले कुछ समझ में नहीं आया था जब अतीशे कह रहा था कि भाई तुम लोग ये सब कर लो, मतलब तैयारी कर लो ऑम्फ्लेस से फाइट करने की, पर तब कुछ समझ में नहीं आया था। पर अब लेटना वालों ने इतनी तबाही देख ली होती कि उन्हें समझ में आ जाता है ऑम्फ्लेस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है। और 300 साल पहले इन्वेजन इसलिए रोका जा सका क्योंकि पहले उसका ये गोल था कि एक बॉडी को चूज करके उसको हासिल कर ले जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल गॉड बन सके। पर इस बार उसका ये मोटिव है कि वो पूरी तरह से लेटना को डिस्ट्रॉय कर सके। वैसे लेटना बड़ा तो है पर उसके सामने एकदम कमजोर है। फिर हम उसका ऑम्फ्लेस देखते हैं जो इंसानी रूप में खड़ा होता है और कहता है रूहान भी मुझे तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा और हमें एक दूसरे से मिले हुए पूरे 300 साल हो चुके हैं। जैसे कि मैंने तुमसे 300 साल पहले कहा था लेटना का अंजाम वैसे ही होगा जैसे मैंने 300 साल पहले सोचा था। इसी
इसीलिए मैंने तुमसे 300 साल पहले ही कहा था रु हानबिन, तुम अपनी जिंदगी खुशी से जी लेना। मैं चाहता था कि तुम अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बताओ, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। पर तुम तो 300 साल तक बस यही सोचते रहे कि इस दुनिया को कैसे बचाऊं, इस लेटना को कैसे बचाऊं। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने इस लेटना के बारे में 300 साल पहले ही सोच लिया था, तो इसको अब डिस्ट्रॉय होना ही होगा। फिर हानबिन कहता है कि किसने कहा कि इसे खत्म होना होगा, पर सिर्फ एक ही चीज खत्म हो सकती है जो सिर्फ मैं चूज करूंगा, और वो तुम हो ऑम्फ्लेस। कहने के बाद हानबिन एक बेल्ट को पहना होता है, उसको नीचे कर देता है। फिर हमें इस बेल्ट के बारे में बताया जाता है 4 पावरफुल ट्रेजर को मिक्स कर इस बेल्ट को बनाया गया है। फिर हमें एक रेड कलर की लाइट दिखाई जाती है जो हम लोग अर्थ के बाहर से भी देख सकते हैं, और वो रेड कलर की लाइट धीरे धीरे करके पूरे अर्थ को कवर करने लगती है। फिर नरेटर आ जाता है, फिर हम लोग बताते हुए कहता है हानबिन एक इंसान ज्यादा अब गॉड जैसा हो गया था, कहा जाए तो कुछ गॉड के ज्यादा ही करीब। उसके बाद हम अर्थ को देखते हैं जिसके ऊपर रेड कलर का पूरा ऑरा छा चुका होता है और अर्थ ब्लास्ट होने वाली होती है, मतलब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। उसके बाद हानबिन देखते हैं जो धीरे धीरे करके आगे खोलता है, तो उसके सामने कीवियर होती है जो चिल्लाती हुई कहती है रु हानबिन खुद को संभालो। उसके साथ ही साथ हानबिन को हील भी कर रही होती है। वो लड़की हानबिन को होश में लाती हुई कहती है हानबिन क्या तुम ठीक हो, पर हानबिन कहता है कीवियर क्या तुम हो। फिर वो लड़की हानबिन को होश में देखकर तो वो उससे कहती है अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। फिर हानबिन कहता है क्या ये तुम हो रमनिया। फिर वो लड़की कहती है हाँ मैं रमनिया हूँ, वाटर गॉडेड की रिप्रेजेंटेटिव। सॉरी मैं कीवियर नहीं हूँ, पर इसको बर्दाश्त करो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें हील कर दूंगी। फिर हानबिन उठ के बैठ जाता है और कहता है मैं अभी ऑम्फ्लेस से लड़ रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी रमनिया चिल्लाती हुई कहती है मैंने तुमसे कहा हिलना बंद करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके हील कर रही हूँ। ऑम्फ्लेस से लड़ते वक्त तुम्हारा हाथ कट गया और तुम्हारी चोट कुछ ज्यादा ही सीरियस है। ये बात सुनकर हानबिन अपने हाथ के साइड देखता है और फिर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक हाथ खोना ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मैंने अभी ऑम्फ्लेस को एक अटैक हिट किया, अगर मैं एक और बैटल कर सकता हूँ ऑम्फ्लेस के साथ तो मैं जरूर करूंगा। तभी कोई हानबिन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है अब और नहीं हानबिन, तुम्हें अब और लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हानबिन कहता है अति से तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमें ऑम्फ्लेस को रोकना होगा, नहीं तो वो लेटना को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तभी एको गार्डिस कहती है तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी हानबिन कहता है सेरेंडिया तुम ये क्या कह रही हो। फिर सेरेंडिया कहती है तुम्हारी अटैक पावर ऑम्फ्लेस तक पहुंच गई थी, इसलिए ऑम्फ्लेस अपनी डिवाइनिटी में भी हर्ट हो गया। उसके बाद हम अर्थ को भी देखते हैं, उस अटैक की वजह से वो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा होता है सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। तभी एक रेड हेयर वाली लड़की कहती है एक इंसान का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डैमेज करना ये बहुत बड़ी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया हानबिन। पर तभी हरे बाल वाली लड़की भी कुछ कहने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं बोलती। उसके बाद हम हानबिन को देखते हैं जो अर्थ को एकदम डिस्ट्रॉय हुआ देखकर एकदम शॉक में होता है। तभी वो पीछे से अति से आता है और कहता है हानबिन लेटना अभी इतना रिकवर नहीं हुआ था कि वो 2 डिस्ट्रक्शन की पावर को झेल सके, इसीलिए जब तुम दोनों की डिस्ट्रक्शन की पावर टकराई तो उसके वजह से और उसको लेटना बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसकी वजह से वो बिखर गई। और गॉडेसेस को ये बात पहले से मालूम थी, अगर डिवाइन पावर आपस में टकराएगी तो ये हाल जरूर होना है लेटना का। हम दोनों सिर्फ इसीलिए जिंदा बच पाए कि डार्क गॉडेस और लाइट गॉडेस ने हम दोनों की मदद की। ये बात सुनकर हानबिन चिल्लाते हुए कहता है क्यों ऐसा तुमने क्यों किया, सिर्फ हमें ही क्यों बचाया। तभी ग्रीन बालों वाली गॉडेस कहती है हम गॉडेस सिर्फ तुम्हारी एक विश को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तुम ये नहीं मांग सकते कि तुम लेटना को दोबारा से तैयार करो, क्योंकि लेटना अब खत्म हो चुका है, लेकिन हम उसके बदले 6 गॉडेस एक न्यू वर्ल्ड बनाएंगे और उस वर्ल्ड में जाने के लिए तुम्हें हमसे एक विश मांगनी पड़ेगी, जिसके वजह से हम तुम्हें उस वर्ल्ड में भेज सके। फिर हानबिन गुस्से में रोते हुए बोलता है मैं तुम लोगों से एक वादा करना चाहता हूँ, मैं सभी लोगों से वादा करना चाहता हूँ कि मैं लेटना को प्रोटेक्ट करूंगा और उस हरामजादे ऑम्फ्लेस को जान से मारूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगा जब तक मैं उस हरामजादे से बदला ना ले लूं, ये मेरा प्रॉमिस है। तभी रामे चिल्लाते हुए बोलती है तुम पागल हो गए हो, एक गॉड को मारना नामुमकिन है, और वैसे भी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये टेम्परेरी स्पेस जल्द ही एक बबल की तरह गायब हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे पास एक ही जगह है कि हमारे साथ न्यू वर्ल्ड में चलो, और वैसे भी ये तुम्हारा एक इकलौता तरीका है जिंदा रहने का, नहीं तो इसी प्लेटफॉर्म में रुक कर और ऑम्फ्लेस का इंतजार करते करते मर जाओ। तभी अति से गॉडेस के पास आता है और कहता है हम तुम्हारी इस बात की कदर करते हैं, लेकिन हानबिन इस बात को नहीं चाहेगा और मैं भी नहीं, और हानबिन वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ कि हम अपने फर्ज को अच्छी तरीके से निभा नहीं पाए, हम ऑम्फ्लेस के हाथ से किसी को भी बचा नहीं पाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को पास्ट में भेज दिया जाए, हमारी यही विश है। तभी सेरेंडिया कहती है इस विश को पूरा करना इम्पॉसिबल है। तभी अति से कहता है हाँ मुझे भी मालूम है कि ये नामुमकिन है कि एक ही टाइमलाइन में एक ही इंसान के 2 वर्जन नहीं हो सकते, और जिस पहले वर्ल्ड में मैं मर चुका हूँ क्या वहाँ भी जाना इम्पॉसिबल है, और हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये वो पहली विश थी जो मैंने आफर के दिल रुकने के बाद मानी थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू की ड्रीम डायमेंशन के बारे में जानने की, और जिसे हम ड्रीम डायमेंशन कहते हैं, आखिर में वो टाइम और स्पेस के बीच का वॉइड है, और उस वर्ल्ड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है और आफ्टर वर्ल्ड भी। तभी सेरेंडिया कहती है इतनी दूर तक रिसर्च करना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इस वजह से तुम्हें ये भी समझना होगा ड्रीम डायमेंशन के अंदर होने के बाद भी तुम पास्ट में नहीं जा सकते, और ना ही तुम अपनी बॉडी को ड्रीम डायमेंशन के अंदर ले जा सकते हो। तभी अति से कहता है मुझे मालूम है ड्रीम डायमेंशन के अंदर भले ही बॉडी
बॉडी को ले जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन माइंड को किसी और वर्ल्ड में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसे पास्ट प्लेस में जाए जहाँ स्पेस टाइम इफेक्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका हो। अगर वहाँ पे अपर डुकोनियम है। बात सुनकर हानवी रामयान से पूछते है, रामया क्या ये बात सच में पॉसिबल है? तभी रामया कहती है, थ्योरी के हिसाब से ये पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और जो अतिशय को क्रिएट करने वाला गॉड है वो भी इस चीज को स्ट्रगल करेगा, और तुम्हारी सोल जिसमें गाइडेंस इम्पैक्ट किया गया है उसका ड्रीम डायमेंशन से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी हानविन अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि पॉसिबिलिटी 0% नहीं है, अभी भी कोई चांस है, तो मैं भी अतिशय के साथ पास्ट में जाऊंगा। तभी रेड हेयर वाली गॉडेस आती है और हानविन का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुमने सुना नहीं, गाइडलाइंस की वजह से तुम ड्रैकोनियम से बाहर नहीं निकल पाओगे और उधर ही मारे जाओगे। तुम तो ऐसा करना चाहते हो जैसे कि तुम्हें सच में मरने की इच्छा है, तो ये सब बात करना बंद करो और हमारे साथ न्यू वर्ल्ड में चलो। फिर हानविन कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, और तुम भी गॉडेस की इनवॉय को पसंद नहीं करती हो, ये सच है ना? फिर हानविन उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, ना का इस तरह खत्म होना तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बात सुनकर वो लड़की रोने लगती है, हम इस तरह से लेटना को खत्म नहीं होने दे सकते, तो चलो इसे बदलते हैं, हम सब एक साथ हैं। अतीशे कहता है, ये भी कोई कहने की बात है, ऑफ कोर्स हम दोनों हमेशा साथ साथ हैं। फिर अतीशे और हानविन दोनों लोग साथ में चिल्लाते हुए बोलते हैं, गॉडेस हमें दोबारा वापस भेज दो, हमारी यही इच्छा है। उसके बाद व्हाइट कलर की रोशनी दिखाई जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उस वक्त को जहाँ पर एपोकलिप्स फर्स्ट खत्म हुआ होता है। उसके बाद हम अतीशे को देखते हैं जो बेड पे लेटा होता है और सो रहा था, और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और कहता है, क्या मैं सच में पास्ट में आ गया? उसका हम सिस्टम विंडो देखते हैं जिसके लिए हानविन के लिए एक न्यू कुस्ट आया होता है, और उस पर लिखा होता है, सबसे पास वाले गांव में होली चर्च मदर की जांच करो। इस कुस्ट को पढ़कर हानविन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, होली चर्च मदर, उसकी जांच करनी है, ये आखिर में क्या बकवास है? उसका हम स्टैचू देखते हैं जो होली चर्च मदर का होता है। गाइस आपको इस स्टैचू देखकर किसकी याद आ रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसी के साथ अपना एपिसोड होता है खत्म। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप बढ़े होंगे। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सांगा का चैप्टर 280 को, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लेटना को दिखाया जाता है जहाँ पर हानविन और अतीशे पहुंच चुके होते हैं। ये वो टाइम होता है जहाँ पर इन सभी लोग ने मिलकर गहरान को हराया था, और उस जीत के लिए ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस खुशी में ये लोग बहुत सारी बियर भी पी रहे होते हैं। उसका हम की बियर और आइफर को देखते हैं, इन दोनों ने इतनी बियर पी ली होती है कि ये लोग झूम रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं साथ में। उसके बाद अतीशे एल्फ किंग और फेरी किंग को देखते हैं, और ये तीनों लोग आइफर और कीवियर का गाना सुन रहे होते हैं और मजे से बियर पी रहे होते हैं। ल्यूक्सन और लेक्सली को देखते हैं, ये दोनों भी बियर पी के टल्ली हुए होते हैं और लाउड को परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी हम लोग जैसे बियर पी ले और मजे करे। पर लाउड इस चीज के लिए एकदम सख्त खिलाफ होता है और एकदम खिसिया रहा होता है लोग के इस बिहेवियर से। उसका डॉर्फ किंग और रोनेल को देखते हैं। डॉर्फ किंग ने इतनी बातें की होती है कि रोनेल के मुंह से तो उसकी तो आत्मा ही शरीर से निकल गई होती है इतनी सारी बकवास सुनते सुनते, और आखिर में डॉर्फ किंग भी टल्ली होकर उधर ही सो जाते हैं। और पीछे साइड ड्रैगन लड़की को देखते हैं जो चिकन के ऊपर चिकन खा रही होती है, पर उसका पेट तब भी नहीं भर रहा होता है। उसके लियोनार्ड को देखते हैं जो पार्टी छोड़कर बाहर बालकनी साइड चला जाता है। फिर लियोनार्ड किसी से हंसते हुए कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम कहाँ चले गए बाथरूम का बहाना बनाकर, ये क्या तुम्हारा बाथरूम है? हानविन हंसते हुए कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, और अपने पेट पे हाथ फैलाते हुए कहता है, इसलिए मैं बाहर टहलने के लिए आ गया। फिर लियोनार्ड कहता है, हानविन तुम्हारे बाहर आते ही डॉर्क विंग ने लेडी कीवियर को बियर पिलाना स्टार्ट कर दिया, और अंदर साइड विक्टिम की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए जल्दी अंदर जाओ। फिर हानविन कहता है, जो इंजर्ड है उसे बियर नहीं पीनी चाहिए, क्या ये बात तुम्हें नहीं मालूम हीलर? अभी लियोनार्ड कहता है, एक्सक्यूज देना बंद करो, अभी तुम ही तो थे जो कह रहे थे कि अभी मुझे हार्ट फिक्स नहीं करना है। ये बात सुनकर हानविन कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अभी कुछ अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। ये बात सुनकर गहरान हानविन के साइड फिंगर करते हुए कहता है, मुझे लगता है शायद ये सब उस ऑरा क्रिस्टल की वजह से है जो तुम्हारी चेस्ट पर है, या फिर ये कहीं तुम्हारे यादों की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी हानविन कहता है, हाँ ये बात सच है, पर ऐसा लगता है कि मेरी याददाश्त वापस पीछे नहीं जा पा रही, और मुझे वो सब चीजें नहीं पता जो पिछले वर्ल्ड में हुई थी, और वो वर्ल्ड अतीशे के लिए भी बहुत प्रीशियस रहा होगा, लेकिन अतीशे उस दर्द भरी यादों को अकेले ही उठा रहा है, वो जरूर अकेला महसूस कर रहा होगा। लियोनार्ड कहता है, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन तुमने अतीशे के ऊपर पूरी तरह से भरोसा किया है, बिल्कुल शुरुआत से ही, जब से वो तुम्हारे साथ है। उसका हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अतीशे दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ गया होता है। फिर नरेटर हमें बताता है, ड्रैगन ड्रॉप आउट को हटाने के बाद जब इंजर्ड अतीशे होश में आया तब वो कुछ और ही अजीब तरीके से बकवास करने लगा। उसने कहा कि वो एक ऐसे फ्यूचर से आया है जो बर्बाद हो चुका है। सब लोगों ने उसकी बात सुनी और सब लोगों को ये लगा कि अतीशे इंजर्ड होने की वजह से पागल हो गया है और वो ऐसी फालतू बड़ी बातें करने लगा है, और किसी ने भी उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। लेकिन तुम जो हमसे पहले अपर डिकेनियम छोड़ गए थे वो लोग अब कुछ अलग लग रहे थे। हम हानविन देखते हैं जो अपने आप को कपड़े से ढका होता है, और उसके सामने लियोनार्ड, कीवियर और आइफर खड़े होते हैं। फिर हानविन उन तीनों से कहता है, क्या अतीशे ने तुम तीनों से कहा नहीं था कि
होली मदर चर्च से आर्च बिशप को मारकर उसका सर लाना है। चलो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ इस काम में चलता हूँ। वैसे भी मुझे इसके बारे में कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है। फिर से कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है ये बात बिल्कुल सच थी, होली चर्च मदर जिनोविया की एक चाल थी। लेकिन ये बात भी सच थी कि लेटना के लोगों के बीच में जिनोविया ने काफी सपोर्ट पा लिया था। अगर हमने गलत तरीके से होली चर्च मदर के आर्च बिशप के ऊपर अटैक किया होता तो हम लेटना के सभी लोगों के लिए एक गद्दार भी बन सकते थे। फिर भी तुम उसकी गर्दन काटने के लिए एक पल के लिए भी हिचकिचाए नहीं। और साथ में ये लोग इस चीज को टीवी पर भी दिखाते हैं और लेटना के सारे लोग इस चीज को टीवी पर देख भी रहे होते हैं। तभी ल्यूनार्ड हानविन से कहता है और आखिर में अतिशी का प्लान काम कर ही गया। और जैसा कि तुमने कहा था कि तुम्हारी गट्स फीलिंग अतिशी के ऊपर भरोसा करती है और अतिशी की दोनों बात सच निकली, मतलब सही निकली। तभी हानविन अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मेरी गट्स फीलिंग की एक और बात थी, जो बात मैंने तुम लोगों से छुपा ली थी, क्योंकि ये बात सुनकर सभी लोग शायद टेंशन में पड़ जाते। तभी ल्यूनार्ड कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा, तुमने हम लोगों से कुछ छुपाया है? तभी हानविन हंसते हुए कहता है अरे यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं सिर्फ गाइडलाइंस की बात कर रहा था। मुझे अपर डिकोनियम छोड़ने के बाद मुझे कुछ ऐसे कुछ मिलने लगे जो कभी आउटवर्ल्डर को नहीं मिलने चाहिए, वो मुझे मिलने लगे, पर वो कुछ खास नहीं थे। वैसे भी उसमें अर्थ नाइट का हिडन लोकेशन था और साथ ही में होली चर्च के अंदर जाने का एक रूट था और सही टाइमिंग की मेमोरी सिलेंडर न्यू लेटना में है और हमें सबसे पहले गहरान के पुराने बटलर से मिलना था। ये बात सुनकर ल्यूनार्ड पहले तो शांत रहता है, फिर गुस्से में रू हानविन की कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है जो तू मुझे बता रहा है ये तो पूरी तरह से प्लान ही है, और जो तू गाइडलाइंस की बात कर रहा है क्या तुझे नहीं पता ये ऑम्फ्लेस ने बनाया है? तभी हानविन कहता है मुझे पता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता ही था कि तुम ऐसे ही पागलों की तरह रिएक्ट करोगे। फिर ल्यूनार्ड की कॉलर पकड़ते हुए कहता है पर उस ऑम्फ्लेस जैसा बेकार फील नहीं होता। ल्यूनार्ड गुस्सा होते हुए कहता है अबे साले तेरी ऐसी कौन सी फीलिंग है जो तेरे अंदर से आती है? फिर हानविन ल्यूनार्ड को कुछ बातें बताता है पर हम लोग को वो सुनाई नहीं देती ना कुछ बताई जाती है। फिर ल्यूनार्ड कहता है ठीक है मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया। जैसा कि हमने पहले प्लान बनाया था, हमने कहा था कि पहले मेमोरी सिलेंडर सिक्योर करेंगे और फिर वहाँ से रिट्रीट करेंगे, उसके बाद गिटांडेस को खत्म करेंगे, फिर गहरान के ऊपर अटैक करेंगे। हमने अपना पूरा ऐसे ही प्लान बनाया था, लेकिन तुमने अचानक उससे पहले ही गहरान से फाइट करना शुरू कर दी, वो भी सिर्फ गाइडलाइंस की वजह से। ये बात सच है ना? तो तुम्हें कम से कम तब तक तो वेट करना चाहिए था जब तक मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन ना कर लेता इस फाइट को, और तुम उस वक्त ऑरा बोल्टर भी यूज नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी तुम गहरान से लड़ रहे थे, इतनी हिम्मत में कहाँ से मिल रही थी? ये बात सुनकर हानविन अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरान की फाइट को सोचने लगता है अपने मन के अंदर, और फिर हमें गहरान की फाइट को दिखाया जाता है जो चल रही होती है ल्यूनार्ड के साथ, और गहरान ल्यूनार्ड के चेस्ट के अंदर अपनी तलवार डाल देता है, पर तब भी ल्यूनार्ड मेमोरी सिलेंडर सीरम को गहरान के गर्दन में इंजेक्ट कर देता है, और वो भी तब जब ल्यूनार्ड बहुत ही जख्मी होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर गहरान को देखते हैं जो ल्यूनार्ड की ऐसी हालत देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, पर हमें पता चलता है कि ये सब उसकी मेमोरी सिलेंडर की वजह से हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी थोड़ी वापस आ गई होती है। ल्यूनार्ड को अपने हाथों से जख्मी हुआ देखकर गहरान एकदम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को मालूम ही है गहरान ल्यूनार्ड का रिश्ते में क्या लगता है और हर जगह डार्कनेस की पावर फैलाने लगता है। उसका हानविन देखते हैं ये सब सोचने का हानविन अपनी आंखें खोलता है और अंगड़ाई लेते हुए बोलता है सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, उस वक्त मुझे बेस्ट ऑप्शन यही लगा कि गहरान से लड़ना, वैसे भी हमने आखिर में डिस्ट्रैक्शन को रोक ही दिया और गहरान फाइट से पीछे हट गया, इतना ही हम लोगों के लिए काफी है। ल्यूनार्ड अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है एक लंबी सांस लेते हुए इस बेवकूफ का क्या ही करूं? फिर कहता है जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, पर मुझे अभी भी एक बात परेशान कर रही है। तुम अतिशय लेडी कीवियर, तुम तीनों ने कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी उस आदमी को भरोसा नहीं है। चाहे उसने अपनी बॉडी को ऑम्फ्लेस के कंट्रोल में जाने से रोक लिया है, फिर भी गहरान के पास अभी तक डार्कनेस की डिवाइनिटी पावर है और उसके लिए हम अभी एक दुश्मन ही होने चाहिए। पर क्यों वो हमें दुश्मन नहीं मानना चाहता और वो इतनी आसानी से पीछे क्यों हट रहा है, जबकि उसके पास सब कुछ है, उसका गॉडनेस की पावर भी है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या तुम मुझे समझा सकते हो हानविन? ये बात सुनकर हानविन वहाँ से हंसते हुए जाने लगता है। तभी ल्यूनार्ड कहता है हानविन तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है और तुमने इतना अजीब सा इरिटेटिंग फेस क्यों बनाए रखा है? हानविन अपनी हंसी रोकते हुए कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही, और दुनिया की हर चीज समझना जरूरी नहीं है। ये बात सुनकर ल्यूनार्ड थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है ये साला हरामखोर ये बात भूल गया है कि मेरा असली काम क्या है। पर तभी कीवियर वहाँ के जोर से दरवाजे खोल देती है और चिल्लाते हुए कहती है वो हरामखोर हानविन कहाँ चला गया? तभी वहाँ पे अतिशय आ जाता है और जल्दी से कीवियर को पकड़ लेता है। तभी कीवियर कहती है अरे मुझे वो मिल गया, अरे हानविन। अतिशय कीवियर को पीछे खींचते हुए कहता है लेडी कीवियर प्लीज मेरे साथ चलो, आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। और पीछे से आइफर भी भागती हुई चली आ रही होती है, उसने भी काफी पी रखी होती है। फिर हानविन कहता है कीवियर क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? फिर कीवियर रोते हुए कहती है आइफर मुझे झूठा कह रही है। तभी आइफर कीवियर के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है लेडी कीवियर इस बात का कोई
कोई सेंस नहीं बनता। तभी कीवे रोते हुए बोलती है, नहीं इस बात का सेंस बनता है, ये बात सच है। और ये सारी बातें माइक से होते हुए स्पीकर से बाहर आ रही होती है और सभी लोग सुन रहे होते हैं। तभी कीवर कहती है, ये तो रियो हानबिन ने भी देखा है। तभी आइफर धीमे से कहती है, इस बात को सीक्रेट रखो, ये सीक्रेट है। पर आइफर इतने नशे में होती है कि उसको मालूम ही नहीं होता कि उसके हाथ में माइक है और वो सारी बातें सभी लोग सुन रहे हैं। तभी कीवर कहती है, ये बात तो हानबिन को भी पता है, ल्यूनहार्ट गहरान का बेटा है। ये बात सुनकर तो सभी लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और जिन जिन लोगों ने भी वहाँ पे बियर पी होती है और सबका नशा उतर जाता है। कीवर इस बात को फिर से कहती है, ल्यूनहार्ट गहरान का एक छुपा हुआ बेटा है, इसके बारे में और कोई नहीं जानता सिर्फ हम लोगों को छोड़कर। पर कीवर को क्या मालूम, वो इतने नशे में है कि जो बात वो बोल रही है वो सभी लोग सुन रहे हैं, वो अब एडन बात नहीं रही। ये बात सुनकर हानबिन अपना पेट पकड़कर जोरों से हंसने लगता है। कीवर रोते हुए कहती है, ये मैं बात जानकर उस वक्त मैं बहुत उदास थी। ये बात सुनकर हानबिन ल्यूनहार्ट के मजे ले रहा होता है। तभी कीवर चिल्लाते हुए बोलती है, ल्यूनहार्ट लेडी कीवर ने जो बात कहा है क्या वो सच है? इतना बोलकर अपने माइक को ल्यूनहार्ट के मुंह के साइड कर देती है। ये बात सुनकर तो ल्यूनहार्ट ऐसे सदमे में चला गया होता है जहाँ पर तो वेंटिलेटर भी काम नहीं आता। पीछे साइड हानबिन जोरों से हंस रहा होता है और ल्यूनहार्ट के कंधे पे हाथ मारते हुए बोलता है, ल्यूनहार्ट बोलो बोलो क्या हुआ बोलो। गाइस मैं सही बताऊं, इस बार ल्यूनहार्ट ये सोच रहा होगा, काश मैंने इन लोगों को बचाया नहीं होता, गहरा इन लोगों को मार देता ना तो मेरा ये सीक्रेट किसी को सुनाई नहीं देता ना, किसी को मालूम चलता। फिर ल्यूनहार्ट अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, वो भी गुस्से में, हाँ ये बात सच है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म और अगली वीडियो मिलेंगे। गुड बाय।